एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 211। जवाब देने के बजाय नियो ने बचाव दल के नेता को ठंडी निगाह से देखा। वह पुलिस वालों की ओर मुड़ा। उसे ले जाओ। पुलिस वालों ने सिर हिलाया। नियो के मन बदलने से पहले ही वे बचाव दल के नेता को चुनने के लिए जल्दी में थे। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, नियो ने अचानक बोल दिया, शहर में इसकी घोषणा कर दो। अगली बार जब कोई ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, नियो ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसकी चेतना धुंधली हो गई। फिर एक झटके के साथ वह एक अलग दिन पर जाग गया। नियो को अपने दिमाग पर नियंत्रण खोने और अब इसे वापस पाने की बेचैन करने वाली अनुभूति की आदत हो गई थी। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया और अपनी याददाश्त में खो गया। ये हास्यास्पद हो रहा है, उसने बुदबुदाया। पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उन्होंने नियो के खिलाफ रैली निकाली, उसे अत्याचारी कहा, न्याय की मांग की। इस बीच केन के खिलाफ नफरत और भी बढ़ गई। केन को कुछ दिन पहले अगवा कर लिया गया था और नागरिकों के हाथों लगभग मार दिया गया था। उनके शब्दों में, वे शहर पर हमला करने वाले मूर्ति राक्षसों को रोकना चाहते थे। निस्संदेह नियो ने केन को बचाया था। पूरी घटना को याद करके नियो के मुंह में कड़वाहट भर गई। अपहरण के दौरान एनोमली -33 ने केन के दिमाग पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया। वह देखना चाहता था कि केन कैसे प्रतिक्रिया देगा। नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। केवल केन ही नहीं, एनोमली -33 नागरिकों को उनकी प्रतिक्रियाओं का आनंद लेने के लिए मन के नियंत्रण से बेतरतीब ढंग से मुक्त कर देगा। बुद्धिमान राक्षस वास्तव में सबसे बुरे होते हैं। नियो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और छत को घूरने लगा। अब तक एनोमली -33 के लक्ष्य का अनुमान लगाना आसान था। इस शहर में प्रवेश किए हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया है। 5 दिनों में 233वां आरजू सिटी फेस्टिवल होने वाला था। नियो ने एक हाथ से अपनी गर्दन रगड़ी। मुझे फांसी लगने में 5 दिन बाकी हैं और मेरी आत्मा एनोमली -33 द्वारा खा ली जाएगी। वह हंसा। एनोमली -33 और वह एक दूसरे के लिए एकदम सही प्रतिद्वंद्वी थे। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या शैडो सुप्रीम ने नियो और एनोमली को देखने के लिए इस जगह के पास अपना परीक्षण शुरू किया था। -33 टकराव। नियो की दृष्टि धुंधली हो गई और विसंगति -33 ने नियंत्रण ले लिया। तभी मेयर के कार्यालय का दरवाज़ा खुला। केन अंदर भागा। नियो, तुम कैसे हो? जब उसने नियो की उलझन भरी निगाहों को देखा तो उसने बोलना बंद कर दिया। वह राक्षस के नियंत्रण में है। केन ने अपने होंठ काटे। जिस आवृत्ति पर केन अपने होश में आ सकता था, वह बढ़ने लगी थी। उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि नागरिक एक राक्षस के नियंत्रण में थे। तुम बिना किसी अपॉइंटमेंट के मेरे कार्यालय में क्यों आए? विसंगति -33 के नियंत्रण में नियो ने पूछा। केन की अभिव्यक्ति खराब हो गई। जागृत करने वाले देवता के समान थे। नियो विशेष रूप से किसी भी जागृत करने वाले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था जिसे केन ने देखा था। इसलिए वह नियो पर निर्भर था, एक ऐसे बच्चे पर जो उसकी आधी उम्र का दिखता था। अरे, मैं अब तक क्या कर रहा था? केन ने सोचा। उसकी निगाह दृढ़ हो गई। नियो, चलो शहर छोड़ देते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता है कि मूर्ति राक्षस तुम्हारे पीछे आना बंद नहीं करेंगे। जल्द या बाद में शहर तुम्हारी लड़ाई में संपार्श्विक क्षति बन जाएगा, केन ने कहा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दम पर कुछ राक्षसों से निपट सकता हूँ। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केन ने शहर छोड़ने के लिए उचित कारण बताए थे, या इसलिए कि अब समय आ गया था कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए? शहर के जागरूक लोग दफ्तर में घुस आए। उन्होंने केन को एक तरफ धकेल दिया और नियो को घेर लिया। आज मुझसे मिलने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं, नियो ने कहा। शहर के पुलिस प्रमुख आगे बढ़े। उन्होंने एक दस्तावेज निकाला। यह मेयर नियो हारग्रेव्स को हिरासत में लेने का वारंट है। शहर आपके अपराधों का न्याय करेगा। क्या ये बेतुका है? नेई ने कुछ नहीं किया है, केन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। शहर के पुलिस प्रमुख ने केन की ओर रुख किया और उसे घूर कर देखा। चुप रहो, बूढ़े आदमी, तुम भी जेल जा रहे हो। आश्चर्य की बात नहीं है कि नियो ने जेल जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने शांतिपूर्वक खुद को हथकड़ी लगने दी। अब गुस्सा नहीं करोगे, सर दिव्य शासक? शहर के पुलिस प्रमुख ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। मुझे पता है कि न्याय मेरा पक्ष लेगा। नियो और केन शहर की जेल में बंद थे। MVLMPYR पर और कहानियां देखें। केन का दिमाग अस्त व्यस्त था। वह जेल से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये बेकार था। उसके जैसा सामान्य इंसान शक्तिहीन था। अरे अरे अरे, फिर से वह कुछ नहीं कर सका। 5 दिन बाद केन को जाने दिया गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने खाली निगाहों से जेल के गार्ड को देखा। जेल के गार्ड ने भौहें सिकोड़ी। केन ने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसके गाल खोखले हो गए थे और उसके अन्न पतले हो गए थे। यह कोई सुखद दृश्य नहीं था। बाहर निकलो, तुम्हें जमानत मिल गई है। कैसे? यह मेयर की इच्छा थी।
केन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जेल गार्ड की बातें समझ लीं, लेकिन साथ ही उसे वे समझ में नहीं आईं। जेल गार्ड ने केन का हाथ पकड़ लिया, जो प्रतिरोध करने में बहुत कमज़ोर था, और उसे जेल से बाहर फेंक दिया। बाहर केन ने देखा कि शहर उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। वे मासिक उत्सव मना रहे हैं। केन का चेहरा विकृत हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि शहर को नियंत्रित करने वाले राक्षस को क्या हो गया है। उसके चारों ओर दर्जनों लोग बात कर रहे थे। उसका दिमाग बेवजह एक खास आवाज़ पर केंद्रित था। माँ, मैं शहर के केंद्र में जाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि वे वहाँ उत्सव का मुख्य प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटी लड़की ने अपनी माँ को पिल्ला जैसी आंखों से देखा। माँ ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपनी बेटी की मांगों को पूरा करते हुए उसे शहर के केंद्र में ले गई। शहर का केंद्र? क्या ये 13वीं स्ट्रीट एवेन्यू नहीं है? केन ने बड़बड़ाया। उन्होंने याद किया कि पिछले मेयर को ठीक इसी जगह पर फांसी दी गई थी और दर्जनों लाशें स्ट्रीट लाइट पर लटकी हुई थीं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह शहर के केंद्र की ओर भागा। रास्ते भर वह जेल गार्ड के शब्दों को याद किए बिना नहीं रह सका। यह मेयर की इच्छा थी। मेयर का आदेश नहीं, बल्कि इच्छा। केन उद्घोषक के भाषण समाप्त करने से ठीक पहले शहर के केंद्र में पहुंच गया। हमारे शहर के 50 बहादुर योद्धाओं ने मेयर को नीचे गिराने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी। हाँ, उसे फांसी दो। शो के होस्ट ने मंच से कपड़ा नीचे खींच लिया, जिससे पता चला कि नियो को फांसी दी जाने वाली है। पिछले मेयर के विपरीत वह अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। वह वहीं खड़ा रहा, जैसे उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। अत्याचारी मेयर को मौत दो! अत्याचारी मेयर को मौत दो! नियो के पैरों के नीचे का मंच गायब हो गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया तो शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। केन का दिमाग खाली हो गया। वह सोच नहीं पा रहा था और न ही समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसका शरीर अपने आप हिलने लगा। उसने अपने बगल में खड़े शहर के गार्ड की कमर से तलवार निकाली और नियो को बचाने के लिए आगे बढ़ा। केन राक्षस के नियंत्रण में नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने नियो को बचाने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? केन के विचार चलने लगे। मैं काय हूँ? जब ये बेकार है तो मैं हीरो की तरह क्यों व्यवहार कर रहा हूँ? उसने उन गार्डों को धक्का दिया जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे और मंच पर कूद गया। जब राक्षसों ने पिछले बेस पर हमला किया तो मैं भाग गया। मैं बच गया जबकि मेरे अपने भाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नागरिकों में से जागरूक लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने केन को पकड़ लिया। केन को महसूस हो रहा था कि राक्षस उसके दिमाग को नियंत्रित करने और नियो को बचाने से पहले उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं काय हूँ। मुझे मारे जाने से पहले रुक जाना चाहिए। केन ने जागने वालों का जवाब दिया। उसने अपनी तलवार वापस खींच ली और अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लिया। उसे पता नहीं था कि उसके ब्लेड के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई। केन मारा जाएगा। उसे महसूस हो रहा था कि राक्षस उसके दिमाग को चीरने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन ये ठीक था। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें किसी को भी करना ही पड़ता है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। केन ने तलवार को रस्सी की ओर घुमाया, तभी अचानक किसी ने ब्लेड पकड़ लिया। मुझे लगा कि तुम जागने वाले नहीं हो। नियो, जिसे मर जाना चाहिए था, ने अपना सिर उठाया और मुस्कराते हुए केन की ओर देखा। केन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी आंखें साफ थीं। वह राक्षस के नियंत्रण में नहीं था। क्या क्या तुम कैसे जीवित हो? मूर्ख, एक रस्सी किसी जागृत व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैसे यह कोई सामान्य रस्सी नहीं है। नियो ने अपनी गर्दन के चारों ओर रस्सी कसते ही कराहना शुरू कर दिया। उसने अपनी नज़र केन की तलवार पर घुमाई। खैर, बधाई हो, तुम जाग गए हो। नियो ने अपने अंगूठे को मोड़ा और उसे अपनी मध्यमा उंगली पर दबाया और केन के माथे पर निशाना लगाया। अब तुम जाओ, मैं इस राक्षस का ख्याल रखने के बाद वापस आऊंगा। उसने केन के माथे पर हाथ मारा। इस साधारण क्रिया में बहुत बड़ी ताकत छिपी थी। केन के होश उड़ गए। हमले के बाद के झटकों ने सभी को मंच से उतार दिया। अंधकार, आओ! नियो ने नारा लगाया। रात में छायाएं नाच रही थीं। उनके भीतर छिपा अंधकार खिल उठा और उसके चारों ओर एक गुंबद बन गया। मुझे लगता है कि अब इस तमाशे को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियो ने रस्सी पकड़ी और उसे एक साधारण झटके से तोड़ दिया। वह हल्के से मंच पर उतरा। बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम वहाँ हो। ऐसा नहीं है कि तुम अब भाग सकते हो। जैसे ही उसने कहा, उसे लगा कि कोई विदेशी शक्ति उसके मस्तिष्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। नियो, एनॉमली -33 के नियंत्रण में, अपनी तलवार निकाली और उसे उल्टा करके उसकी नोक को अपने दिल पर निशाना बनाते हुए पकड़ लिया। ब्लेड उसकी त्वचा में घुस गया। जैसे ही वह उसके दिल को छूने वाला था, नियो रुक गया। मैं दिखावा करते करते थक गया हूँ। उसकी आंखें साफ हो गईं। माफ़ करें, लेकिन आप शुरू से ही मुझे नियंत्रित नहीं कर पाए।
नियो को लगा कि कोई विदेशी शक्ति उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। आप चाहते हैं कि मैं खुद को मार डालूं? वह विसंगति #33 द्वारा दिए जा रहे आदेशों को पढ़ सकता था। उसके बाद आदेशों का पालन करना या न करना उसकी पसंद थी। लगता है कि आप भ्रमित हैं कि मैं आपके नियंत्रण का विरोध क्यों कर सकता हूं, उसने कहा और अपनी तलवार को म्यान में वापस रख दिया, जरा भी भयभीत नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, आप कभी भी मेरे दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाए। मैंने आपको ऐसा करने दिया। नियो के हाथ में फंदा गायब होने लगा। वह अपने दिमाग में विसंगति #33 की उलझन महसूस कर सकता था। कैसे? राक्षस का भ्रमित होना सामान्य था। नियो का कौशल अभी भी विसंगति #33 का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। हालांकि उसके पास कुछ और था। उम्र, वर्ल्ड कोर की बदौलत डेमीगॉड्स ने बड़े होने पर तत्वों के प्रति प्रतिरोध हासिल किया, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। नियो शारीरिक रूप से युवा था, लेकिन उसकी मानसिक उम्र के लिए ये सच नहीं था। वह अनंत काल तक जीवित रहा था। विसंगति #33, जिसने दूसरों को नियंत्रित करने के लिए माइंड एलिमेंट का इस्तेमाल किया, जब तक कि वह खुद को नियंत्रित न होने दे तब तक वह अपने दिमाग में हेरफेर नहीं कर सकता था। नियो की भौहें ऊपर उठ गईं। वह विसंगति #33 की भावनाओं को महसूस कर सकता था। देखो, जैसे ही तुम्हें जवाब मिला, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आ गया। विसंगति #33 एक घटना प्रकार का राक्षस हैंड किंग्स ट्रेजेडी के नाटक के रूप में मौजूद था। कोई नाटक को कैसे मार सकता है? उसने एक आह के साथ अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें मारा नहीं जा सकता क्योंकि तुम एक अमूर्त अवधारणा हो। अपना दिमाग लगाओ। मैं हफ्तों तक बकवास क्यों करूं जब तक कि मैं तुम्हें हरा न सकूं? नियो के चारों ओर लाल बिजली चमक उठी। विसंगति उत्तेजित हो गई। ये बिखर गई और भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से काला गुंबद, अंधेरे का ताबूत, एक अटूट पिंजरा साबित हुआ। तुम एक साधारण अंधेरे आधारित जाल को भी नहीं तोड़ सकते। ऐसा लगता है कि तुम बस दूसरे लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हो। नियो के चारों ओर मौत की घनी उपस्थिति एक आंधी की तरह घूम रही थी। इसने अंधेरे के ताबूत के अंदरूनी हिस्सों को पूरी तरह से भर दिया। विसंगति #33 को कोने में डाल दिया गया था। चूंकि मैं अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम आज क्यों मरने जा रहे हो, नियो ने केन को याद करते हुए कहा, जो जाग गया था। उसने केन पर दबाव डालने और उसे जगाने में मदद करने के लिए जानबूझकर उसे मानसिक रूप से कोने में धकेल दिया था। नियो को संतुष्टि महसूस हुई, ये जानते हुए कि केन अब खुद का बचाव कर सकता है। उसने वही शब्द बोले जो उसने पढ़े थे। केस फाइल AZ10CE। विसंगति #33 नियंत्रण विधि इस प्रकार है। विसंगति #33 एक घटना प्रकार का राक्षस है। इसका कोई भौतिक या आध्यात्मिक शरीर नहीं है। यह एक वैचारिक इकाई के रूप में मौजूद है। विसंगति #33 अपने लक्ष्य के दिमाग को नियंत्रित करती है और उन्हें नाटक हैंड किंग्स ट्रेजेडी में अभिनय करवाती है। नियो ने समझाया। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, विसंगति #33 की उपस्थिति नाटक के नायक के इर्द गिर्द केंद्रित होती जाती है। जब नाटक समाप्त होता है तो एनोमली #33 नायक को पूरी तरह से ढक लेती है। ये नायक को फांसी पर लटकाने के बाद उसकी आत्मा को खा जाती है। ठीक उसी क्षण जब नाटक समाप्त होता है, एनोमली #33 की उपस्थिति अपने चरम पर पहुंच जाती है। नियो के शब्द सरल तकनीकी शब्दावली थे जो उसने दस्तावेजों में पढ़े थे। शब्द सरल और सटीक थे। वे एक सामान्य राक्षस सूचना फाइल की तरह दिखते थे। ऐसी जानकारी जिसे पूरा करने से पहले अनगिनत बलिदानों की आवश्यकता थी। पिछले कुछ हफ्तों से सर्वनाश में रहने के कारण नियो कल्पना कर सकता था कि कितने लोग मर चुके हैं और विसंगति #33 के हाथों मरते रहेंगे। एनोमली #33 को हराने के लिए जैसे ही उसे फांसी दी जाए, नाटक के नायक के आसपास के क्षेत्र को सील कर दें। अलगाव स्थान अवरोध का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। लाल बिजली बेतहाशा इधर उधर गिरी। नियो को महसूस हो रहा था कि एनोमली #33 की उपस्थिति गायब हो रही है। एनोमली #33 को नाटक के नायक के साथ अवरोध के अंदर सील कर दिए जाने के बाद अंदर मौजूद हर चीज़ को मारने के लिए डेथ एलिमेंट का उपयोग करें। डेथ एलिमेंट हर चीज़ को मार सकता है। भौतिक शरीर, आत्मा, यहाँ तक कि अमूर्त अवधारणाएं भी। अमूर्त अवधारणाओं को मारने के लिए एलिमेंट में महारत हासिल होना ज़रूरी है, बेशक। लेकिन यह नियो के लिए कोई समस्या नहीं थी, जो विशेषज्ञ रैंक की महारत हासिल करने के कगार पर था। मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति पूरे शहर में फैली हुई थी और अगर तुम खतरे में होते तो तुम शहर से भाग भी सकते थे। लेकिन अब तुम मेरे साथ फंस गए हो। लाल बिजली अचानक नियो के शरीर में लौट आई। एक पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ, तूफान से पहले की शांति की तरह। फिर नियो से मौत की उपस्थिति फूट पड़ी, जो पहले से दर्जनों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, और कॉफिन ऑफ डार्कनेस के भीतर सब कुछ मिट गया। अल्पविराम, कॉफिन ऑफ डार्कनेस के बाहर। उफ, वह खुद को रोक सकता था, केन ने कराहते हुए कहा। नियो की फ्लिक की वजह से उसका माथा सूज गया था। वह खड़ा हुआ और देखा कि नागरिक जमीन पर तड़प रहे थे।
यह नियो का ही काम होगा। केन के चेहरे पर मुस्कान आने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर दक्षिण की ओर झुका लिया। जागने के कारण मेरी इंद्रियां मजबूत हो गई हैं, यह अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं दीवारों के आर पार देख सकता हूँ, खाने का स्वाद ले सकता हूँ जो मुझसे दूर रखा गया है, जमीन पर चींटियों के चलने की आवाज़ सुन सकता हूँ। केन ने अपनी भुजाओं की ओर देखा। सूचनाओं का प्रवाह उसके मस्तिष्क पर हावी नहीं हुआ। उसे सहज महसूस हुआ, मानो वह एक मछली हो जो आखिरकार पानी में लौट आई हो। मूर्ति राक्षस वापस आ गए हैं। केन अपनी सीमा के भीतर दिखाई देने वाले राक्षसों की पहचान बता सकता था। उसने अंधेरे के ताबूत पर एक नज़र डाली और निकट आने वाले मूर्ति राक्षसों की ओर दौड़ा। मैं उन्हें नियो को परेशान नहीं करने दे सकता। कुछ सेकंड बाद केन ने एक सबक सीखा। नवजागृत जागृति शारीरिक शक्ति के मामले में मनुष्यों से बहुत अधिक श्रेष्ठ नहीं थी। जब तक वह पहले मूर्ति राक्षस से मिला तब तक वह भारी सांस ले रहा था। केवल एक। केन के चारों ओर दर्जनों मूर्ति राक्षस दिखाई दिए, जिससे उसे अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इमारत के ऊपर, कारों के पीछे छिपकर, पेड़ों के बगल में खड़े होकर। मूर्ति राक्षस हर जगह थे। मैं शापित हो जाऊंगा। केन ने गंभीर मुस्कान दी। पिछले कुछ दिनों से कुछ भी न खाने के कारण वह कमज़ोर महसूस कर रहा था। पहले की दौड़ ने उसे और भी बदतर बना दिया। तुमने मेरा चेहरा देखा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके सबसे नज़दीक मूर्ति राक्षस ने झपट्टा मारा। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसका शरीर धुंधला हो गया। राक्षस अचानक केन के सामने आ गया, उसका पंजा उसके गले की ओर बढ़ रहा था। आसन मृत्यु का सामना करते समय केन के दिमाग में केवल एक ही विचार घूम रहा था, मुझे इन राक्षसों को यहीं रोकना है। दुनिया का रंग उड़ गया, एक रंग बन गया। सब कुछ धीमी गति से चलने लगा। केन ने अपनी तलवार की नोक को राक्षस की गर्दन से जोड़ते हुए एक लाल रेखा देखी। उसने रेखा का अनुसरण किया। उसका शरीर सहज रूप से हिलने लगा, मानो उसने सैकड़ों बार इस चाल का अभ्यास किया हो। वह राक्षस के हमले के नीचे झुक गया और हल्के से कूद गया, इससे पहले कि वह उसकी गर्दन की ओर वार करे। राक्षस का सिर गर्दन से अलग होकर गिर गया। हफ्फ हफ्फ। केन अपने घुटनों पर गिर गया। दुनिया फिर से रंगीन हो गई और सब कुछ अपनी सामान्य गति पर लौट आया। इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, एक और राक्षस ने उसके पेट पर लात मारी। वह दूर फेंका गया। खांसी खांसी। केन ने खून उगल दिया। वह दर्जनों राक्षसों को अपनी ओर दौड़ते हुए देख सकता था। उनका उसे आराम देने का कोई इरादा नहीं था। वह क्या था? ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो और मैं राक्षस को एक ही वार से हराने के लिए तलवार का रास्ता देख सकता था। क्या यह मेरी विशेषता है? केन अपने पैरों पर कूद पड़ा और आने वाले हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। हालांकि उसने सफलतापूर्वक रोका, लेकिन उसे फिर से फेंक दिया गया। वह राक्षसों का सामना करने के लिए शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर था। मुझे अपनी विशेषता का फिर से उपयोग करने की ज़रूरत है। अतीत में जिन जागृत लोगों से मैं मिला था, उन्होंने कहा था कि विशेषताओं का उपयोग करना सांस लेने जैसा है। वह हमलों से बचने के लिए ज़मीन पर लौटने लगा। उसके शरीर की हर हड्डी दर्द से रो रही थी, लेकिन केन नहीं रुका। उसे जितना संभव हो सके उतना समय खरीदना था। ध्यान केंद्रित करो। दुनिया ने अपना रंग खो दिया और धीमी हो गई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। उसका गुण बेतरतीब ढंग से सक्रिय और निष्क्रिय हो रहा था। मुझे ये करना है। एक राक्षस ने केन के सिर की ओर अपना पैर पटका। जैसे ही हमला हुआ, दुनिया ने अपना रंग खो दिया। राक्षस की आंखों में एक पल वह केन को मारने वाला था, अगले ही पल कुछ चमका और अगले ही पल उसका पैर सैकड़ों टुकड़ों में कट गया। राक्षस गिर गया, उसका पैर कट गया, तभी केन की तलवार फिर चमकी और उसका शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। हफ ब्लरग। केन ने अपने कांपने को रोकने की कोशिश की और अपनी तलवार के सहारे खड़ा हो गया। उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था, हालांकि उसकी आंखें शांत थीं। उसने सांस छोड़ी, अपने दांत पीसते हुए। उसने अपने टूटे हुए शरीर को शुद्ध इच्छाशक्ति से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया और राक्षसों पर अपनी तलवार तान दी। आओ तुम नंगे कमीनों, मैं तुम्हें नियो की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ने दूंगा। राक्षस केन की ओर दौड़े और वह उनसे भिड़ गया। अल्पविराम। अंधेरे के ताबूत के अंदर नियो ने जमीन पर जली हुई रस्सी को देखा। तो तुम एक भौतिक शरीर को प्रकट करके बच गए। रस्सी हिल गई, मानो वह अपनी खुशी और आत्मसंतुष्टि को रोक नहीं पा रही थी। उसके आसपास की हर चीज मिट गई, सिर्फ वह और जली हुई रस्सी बची। मुझे लगता है कि दूसरों को नियंत्रित करने में सक्षम होने से तुम ज्यादा समझदार नहीं बन गए। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुमसे पहले बात करने के लिए अपने रास्ते से हट गया? मैं चाहता था कि तुम वापस लड़ो और जीवित रहने के लिए कुछ भी करो। विसंगति। 33 को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसने अपने वैचारिक रूप में लौटने की कोशिश की, लेकिन नियो ने भागने से पहले ही इसे पकड़ लिया। उसके हाथ पर एक तारों वाली चमक छा गई। नियो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार अब मैं इसे हरा सकता हूँ। नियो अब तक धोखा दे रहा था,
वह अमूर्त अवधारणाओं को नहीं मार सकता था। मृत्यु की प्रशिक्षु श्रेणी की महारत से व्यक्ति भौतिक संस्थाओं को मार सकता था। मृत्यु की निपुण श्रेणी की महारत से व्यक्ति आत्मा संस्थाओं को मार सकता था। वैचारिक संस्था को मारने के लिए व्यक्ति के पास विशेषज्ञ श्रेणी की महारत होनी चाहिए। नियो लगभग विशेषज्ञ महारत तक पहुंच गया था, हालांकि इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह विशेषज्ञ महारत तक नहीं पहुंचा था। भौतिक संस्था में बदलने के लिए धन्यवाद। मैं अब तुम्हें हरा सकता हूं क्योंकि मैं तुम पर अपना आशीर्वाद इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं एक नई क्षमता हासिल कर सकूंगा। उसने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और आशीर्वाद के दूसरे चरण का इस्तेमाल किया। निर्णय एनॉमली #33 की यादें नियो के दिमाग में घूम गईं। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। बच्चा रोया। उसकी माँ उसे पीटती रही। तुम लगभग मर ही गए थे। उसने अपने वार के पीछे की ताकत बढ़ा दी। अगर राक्षस ने तुम्हें देख लिया होता तो तुम क्या करते? लेकिन वह किताबों की दुकान को नष्ट करने वाला था। आह, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। पिटाई के बाद जब उसने अपनी पीठ रगड़ी तो उसके चेहरे पर आंसू आ गए। ये दर्द कर रहा है। जब बच्चा अपनी चोट को शांत करने में व्यस्त था तब महिला ने अपने आंसू पोंछे। उसकी बाहें अब भी कांप रही थीं। अगर वे बदकिस्मत होती तो वह अपना बच्चा खो देती। पहले की स्थिति के बारे में सोचकर उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। बच्चा उदास होकर उसके पास आया, उसे गले लगाकर शांत करने में मदद की। उसने अपने होंठ काटे और उसके सिर पर थपथपाया। चलो अब सो जाते हैं। माँ बेटे की जोड़ी टूटी हुई किताबों की दुकान की पहली मंजिल पर सोती थी। वह जगह पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उनके पास सोने के लिए कोई उचित जगह नहीं थी। एक हफ्ते पहले उनका पिछला बेस नष्ट हो गया था और बचे हुए लोग राक्षसों से बचने की कोशिश में इधर उधर बिखर गए थे। जब महिला सोने वाली थी तो उसने देखा कि उसका बेटा किताब पढ़ रहा है। क्या तुम फिर से वह किताब पढ़ रहे हो? हाँ, बच्चा उसकी ओर मुड़ा। नहीं, यह अलग है। मुझे ये किताब की दुकान के मलबे में मिली। बच्चे ने किताब को पलट दिया। हैंड किंग्स ट्रेजेडी। कुछ ही सेकंड में और उसे बंद कर दिया। तुमने इसे पूरा कर लिया है? महिला ने पूछा। हाँ, मेरी विशेषता केवल ऐसी चीज़ों के लिए ही उपयोगी है। बच्चे ने एक कड़वी मुस्कान दी। गुण जागृतिकर्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे। उसने एक फ्रेंड गुण जागृत किया था और उसकी माँ जागृत नहीं थी। यह एक अच्छा गुण है। अगर मेरे पास एक अच्छा गुण होता तो हम राक्षसों से बचने के लिए बेस लीडर द्वारा चारा के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते। जब बच्चे ने देखा कि उसकी माँ उसके मजाक के कारण रो रही थी तो उसने बोलना बंद कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसने पलटकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अब और बात करने को तैयार नहीं थी। बच्चे ने आह भरी। उसने एक और किताब निकाली जो उसकी पसंदीदा थी और जिसकी वजह से उसे पढ़ना पसंद आने लगा था। उस किताब में ऐसा क्या अच्छा है? महिला ने अचानक बिना उसकी ओर मुड़े ही बोल दिया। अरे, ये द मिथ ऑफ विजडम द्वारा लिखी गई है। बच्चे ने अपना गाल खुजलाया। उसके पास किताब के बारे में और भी बहुत सी अच्छी बातें थीं, लेकिन उसे संदेह था कि उसकी माँ समझ पाएगी। बी रैंक अवेकना एथेना? उसने पूछा। हाँ, वह दशकों पहले सर्वनाश से पहले एक लेखिका थी, हालांकि असफल लेखिका। उसकी एकमात्र प्रसिद्ध पुस्तक ये है, सन ऑफ ज़ीउस, द लाइटनिंग थीफ। उद्धरण चिन्ह। बच्चा अपनी पसंदीदा पुस्तक के बारे में बात करते हुए उत्साहित हो गया। ओह, ठीक है, ये पुस्तक द मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी पर आधारित नहीं है। पुस्तक में ज़ीउस पौराणिक कथाओं से है। जब उसे एहसास हुआ कि वह सो गई है तो उसने बोलना बंद कर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बच्चे ने अपना शरीर ऊपर उठाया और अपनी माँ की पीठ को घूरा। उसकी नज़र उसके कंधे की ओर गई। उसकी एक भुजा गायब थी। उसने अपनी भुजा काट ली थी और उसे चारा के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि दिन के समय जब राक्षस उसे पकड़ने वाला था तब उसे बचाया जा सके। खून की गंध ही एकमात्र कारण था जिससे वह जीवित था। वह अभी भी अपने मन में उस दृश्य की कल्पना कर सकता था। उसने एक जुआ खेला था। राक्षस उसका पीछा कर सकता था या भुजा के पीछे जा सकता था, दोनों ही खून की गंध से लथपथ थे। मुझे खेद है। उसने खुद को रोने से रोकने के लिए अपने होंठ काटे। पूरे दिन उनमें से किसी ने भी उसकी खोई हुई भुजा के बारे में बात नहीं की। यह एक मौन सहमति थी। महिला नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इसके लिए खुद को दोषी ठहराए और बच्चा इस बारे में बात करने के लिए बहुत स्तब्ध था। मुझे खेद है। उसने अपनी आंखें बंद की और सो गया। कुछ मिनट बाद एक गर्म हाथ ने उसे थपथपाया और उसकी माँ ने उसे लोरी गाई। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो 8 साल के भी नहीं हो। उसने फुसफुसाते हुए उसके माथे को चूमा। थकान ने लड़के को जकड़ लिया और वह सो गया। अगले कुछ सप्ताह नारकीय थे। माँ बेटे की जोड़ी ने भोजन की तलाश में राक्षसों से छिपते हुए अपना जीवन किनारे पर बिताया।
उन्हें अब लोगों द्वारा सताया नहीं जाता था क्योंकि वे कमज़ोर थे, लेकिन इससे जीवन आसान नहीं हुआ। जब उन्हें एक और उत्तरजीवी बेस मिला तो चीज़ें बदल गईं। हमें क्या करना चाहिए? बच्चे ने सवाल किया। अगर वह जगह हमारे पिछले बेस जैसी है तो मैं वहां नहीं जाना चाहता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। महिला ने गेट की ओर देखने के बजाय बच्चे को घूरा। भले ही वह पिछले हफ्तों की वजह से भूखी न दिख रही हो, लेकिन उसका ध्यान बच्चे की चोटों पर केंद्रित था। खूनी घाव, धंसे हुए गाल, गहरे काले घेरे। उत्तरजीवी बेस में जीवन आसान नहीं हो सकता है, हालांकि ये सुरक्षित होगा, कम से कम उसके बच्चे के लिए। उसने अपना निर्णय लिया और शहर का रुख किया। गेट्स। इस जगह में प्रवेश करने की प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से आसान थी। मैडम, हमारा शहर आरजेव बिना किसी पक्षपात के बचे हुए लोगों का स्वागत करता है। हमारे नेता का लक्ष्य सभी के लिए एक आश्रय बनाना है, गेट खोलने वाले व्यक्ति ने कहा। आपका नेता एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, महिला ने कहा, उसके शब्द खाली प्रशंसा थे। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, वह व्यक्ति हंसा और मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। महिला और उसका बेटा भ्रमित होकर उस व्यक्ति को घूर रहे थे। व्हीलर MPYR पर अधिक सामग्री खोजें। जब उसे एहसास हुआ कि वे उसका मजाक नहीं समझ पाए तो उसने अपनी गर्दन के पीछे खरोंच ली। मैं शहर का नेता हूँ, मैं खुद की तारीफ कर रहा था, आप जानते हैं, मजाक बनाने के लिए। उनकी बेपरवाह निगाहों को देखकर उस आदमी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह उसके खुरदुरे, दाढ़ी वाले रूप से बिल्कुल अलग था। महिला के होंठों से एक हंसी निकली और बच्चा हंसने लगा। आरज़ू शहर में जीवन वाकई अच्छा था। बच्चे और माँ के साथ कमज़ोर होने के कारण बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। वास्तव में आरज़ू शहर में बहुत से सामान्य इंसान रहते थे। कोई अनिवार्य नुस्खा नहीं था, कोई गैर जागृत व्यक्ति को चारा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। शुभ रात्रि, शहर के नेता ने कहा और बच्चे को बिस्तर पर लिटाने से पहले उसके माथे को चूमा। मीठे सपने देखो। वह आदमी कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, बच्चे ने उसे आवाज़ दी। अरे हाँ, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अकेले सोने से डरते हो? आदमी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हमारे प्यारे, दीवारें पतली हैं, रात को घर आकर शोर मचाने पर नींद नहीं आती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आदमी और बच्चा कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। सबसे पहले घूरने वाला आदमी था। वह खांसने लगा। हम चुप रहेंगे। आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और चला गया। बच्चे ने आह भरी। उसने अपनी माँ से इस मुद्दे पर बात नहीं की थी। वह उससे पूछेगी कि उसने इन चीज़ों के बारे में कहाँ से सीखा, और वह अपनी माँ को ये बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था कि वह उसे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को रात में कड़ी मेहनत करते हुए सुन सकता है। आदमी, उसे अंकोशों में लात लग सकती थी और बच्चा उसे एक नज़र भी नहीं देखना चाहता था। रात को सो नहीं पाने के कारण बच्चे ने एक किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। आरज़ू में बिताए दिन संतुष्टिदायक थे। उस आदमी ने अपनी माँ को प्रपोज किया था और वे आधिकारिक तौर पर डेटिंग कर रहे थे। अभियान तक सब कुछ ठीक था। वह आदमी और उसके दोस्त शहर से निकलकर आरजेव सिटी बेस और ओरान सिटी बेस को जोड़ने के लिए एक सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए निकल पड़े। मैं कुछ हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। वह आदमी खुशमिजाज मुस्कान के साथ चला गया था। समय का बीतना बेहद धीमा हो गया। जो दिन जल्दी बीत जाते थे वे खत्म होने से इनकार कर रहे थे। महिला ने उस आदमी की सुरक्षा के लिए दिन रात प्रार्थना की। वे तय समय से एक हफ्ते बाद लौटे। वह आदमी वापस नहीं आया, सिर्फ उसकी लाश वापस आई। सर्वनाश से त्रस्त दुनिया में यह एक आम घटना थी। शहर और नागरिकों ने शोक मनाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया और एक नया शहर नेता चुना गया। लेकिन महिला बदल गई। उसने खाना खाने या कब्रिस्तान से बाहर जाने से इनकार कर दिया जहां उस आदमी को दफनाया गया था। बच्चा हर दिन अपने काम के बाद और काम से पहले उसके लिए खाना लाता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने उसे रुकने या वापस आने के लिए नहीं कहा। उसे समय चाहिए। मुझे यकीन है कि वह उसकी मौत को स्वीकार कर लेगी। उदासी भरे दिन जारी रहे। बच्चा उसके लिए खाना लाता रहा। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब उसने देखा कि उसकी माँ किसी को आंसुओं में गले लगा रही है। तुम वापस आ गए हो, तुम वापस आ गए हो। उसने अस्पष्ट बातें की और एक अलौकिक चमक ने उसे और उस आदमी को ढक लिया। लड़का चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह आदमी, वह शहर का पिछला नेता था और उसकी माँ का मृत प्रेमी था। उसकी माँ ने उसे पुनर्जीवित किया। बच्चे को इस स्थिति से निपटने में कई दिन लग गए। उसकी माँ जाग गई थी। उसका गुण असाधारण था, एस रैंक गुण, जीवनदाता। तुम अपने गुण के साथ एक मिथक बन जाओगे। हमारे परिवार का सदस्य प्रसिद्ध होने जा रहा है। रुको, ये शर्मनाक है।
सोफे पर बैठे हुए पुरुष और महिला एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। शहर उत्सव के माहौल में डूब गया था। एस रैंक गुण का प्रकट होना उत्सव का कारण था। मिथक मानवता के रक्षक थे। वह महिला, जिसके पास मिथक बनने की क्षमता थी, उन लोगों के लिए एक रोशनी थी जो सर्वनाश के अंधेरे समय में खो गए थे। वह आशा का प्रतीक बन गई थी। लेकिन अरे तुम बेवकूफ़, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे कुछ ऐसा लाओ जो तुम्हारी माँ की कमजोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम ऐसा नहीं करोगे? एक और आदमी, जो पिछले शहर के नेता की मृत्यु के बाद शहर का नेता बन गया था, चिल्लाया। नए शहर के नेता ने अपना पद खो दिया था जब मृत शहर के नेता अब बच्चे के पिता को पुनर्जीवित किया गया था और नागरिकों ने खुशी से पुनर्जीवित व्यक्ति को शहर का नेता चुना। क्या मुझे सबको बताना चाहिए कि तुम्हारी माँ एक वेश्या है? अरे वह एक राक्षस है। उस आदमी ने बच्चे को मारा। वह राक्षस नहीं है। हा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह राक्षस नहीं है? मृतक फिर से खड़े नहीं होते बच्चे। केवल एक नेक्रोमेंसर ही मृतकों को जीवित कर सकता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ चलती लाशों का मिथक है। उस आदमी, नाइल्स रेडक्लिफ ने कहा था कि वह सील होने से पहले वापस आ जाएगा। तुम्हारी माँ उसका पुनर्जन्म होनी चाहिए। बच्चा कांप उठा। ऐसा कोई नहीं था जो नेक्रोमेंसर के बारे में न जानता हो। मेरी माँ राक्षस नहीं है, बच्चा गुस्से में चिल्लाया। उसने उस आदमी को मारने की कोशिश की लेकिन वह आदमी आसानी से चकमा दे गया। कमबख्त बेवकूफ़, वापस लड़ने की कोशिश मत करो, या तुम तस्वीरें भूल गए। आदमी मुस्कुराया और बच्चे को तस्वीरें दिखाईं। उसकी माँ की नग्न तस्वीर। बच्चे के दिल की गहराई से गुस्से की लहर उठी। जैसे ही उसने उस आदमी पर हमला करने की कोशिश की, आदमी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक अज्ञात शक्ति ने बच्चे के दिमाग को घेर लिया। वह अब अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। हा, मेरे पास किसी को भी नियंत्रित करने की शक्ति है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो? आदमी ने बच्चे की ठोड़ी पर लात मारी। वह बेरहमी से मुस्कुराया। सच कहा जाए तो उसकी दिमाग को नियंत्रित करने की क्षमता कमज़ोर थी। वह दूसरों के दिमाग में सिर्फ सुझाव ही डाल सकता था। यही कारण था कि वह सिर्फ माँ की तस्वीर ही ले पाया था। उसने वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हालांकि बच्चे को इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं थी। बच्चा होशियार था, अपनी उम्र से ज़्यादा होशियार। वह अपनी माँ की तस्वीर देखकर सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचता था। यही वह तरीका था जिससे वह आदमी बच्चे को ब्लैकमेल कर सकता था। अगर तुम अगली बार सबूत नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, आदमी चिल्लाया और फिर बच्चे को घर से बाहर फेंक दिया। बच्चा बाहर ढेर की गई बर्फ पर जा गिरा। वह वहीं खड़ा रहा, जमीन को घूरता रहा। ठंड, बच्चे ने आसमान को घूरते हुए कहा। उसे पता था कि वह आदमी उसे ब्लैकमेल करने के लिए झूठे सबूतों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन एक कारण था कि बच्चे ने उस आदमी की शिकायत अपने माता पिता से क्यों नहीं की। उसके और उसके दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा नकारात्मक कर्म हैं। अगर उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा है तो वे माँ और पिताजी को मार देंगे। बच्चे की विशेषता वर्षों में विकसित हुई थी। किताबें पढ़ने से अब वह लोगों को पढ़ सकता था। सटीक रूप से कहें तो वह उनके संचित नकारात्मक कर्मों को पढ़ सकता था। वह उनके द्वारा किए गए अपराधों को देख सकता था। उस आदमी और उसके दोस्तों ने पिछले शहर के नेता अब बच्चे के पिता को तब मार डाला जब वे एक साथ अभियान पर गए थे। बच्चे को ये बात पता थी क्योंकि उसने हत्या करने के बाद वापस लौटने पर उनके द्वारा संचित किए गए नए नकारात्मक कर्मों को पढ़ा था। वे लोग खतरनाक हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्चा विकल्पों के बीच उलझता गया। क्या उसे चुप रहना चाहिए, या उसे अपने माता पिता को बताना चाहिए कि वह आदमी और उसके दोस्त उनसे शहर का नियंत्रण छीनना चाहते थे? जब वसंत आया तो शहर में अफवाहें फैलने लगीं। बच्चे की माँ एक चुड़ैल थी। मानो यह एक संकेत था, और भी अफवाहें उड़ने लगीं। बच्चे की माँ को लोगों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें ठीक करने में मज़ा आता था। बच्चे का पिता अविवाहित महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती करता था। शहर में हंगामा मच गया। उसके माता पिता ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। आखिरकार एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 10 लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन 100 लोग बच्चे के माता पिता द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के बारे में झूठ बोलेंगे? बच्चे को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। यह आदमी की क्षमता है। वह लोगों के दिमाग में सुझाव डालकर उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि मेरे माता पिता ने उन्हें चोट पहुंचाई है। बच्चे ने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। हालांकि मुझे पता है कि यह कठिन है प्रिय, लेकिन आपको निर्दोषों को दोष नहीं देना चाहिए। अंकल सैम का गुण केवल राक्षसों को प्रभावित कर सकता है, मनुष्यों को नहीं, बच्चे की माँ ने कहा। वह सही है। मैं सैम के साथ तब से हूँ जब से वह जागा है, और मैं जानता हूँ कि उसका गुण कैसे काम करता है। वह मनुष्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता, बच्चे के पिता ने उससे कहा। बच्चे ने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि वे गलत थे।
MVLMPYR के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। ये बेकार था। अफवाहें बढ़ती रहीं। नागरिकों के दबाव और दुर्व्यवहार ने बच्चे के माता पिता को बहुत प्रभावित किया। जब तक खांसी, बच्चे ने खाने की मेज पर खून उगलना शुरू कर दिया। जॉन, क्या तुम ठीक हो? जॉन, मैं डॉक्टरों को बुलाता हूँ। उसे बिस्तर पर लिटा दो। बच्चे को ज्यादा कुछ याद नहीं था। दर्द ने उसके दिमाग को उलझा दिया था। आश्चर्यजनक रूप से वह अगले दिन पूरी तरह तरोताज़ा होकर उठा। उसने अपने माता पिता से पूछा कि कल क्या हुआ था। कुछ नहीं बेटा, तुमने बस खराब खाना खाया था। लेकिन चिंता मत करो, डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दिया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। बच्चे ने सिर हिलाया और चला गया। तो मुझे जहर दिया गया था और मैं मर गया, बच्चे ने अपने बिस्तर पर बैठते हुए सोचा। माँ ने मुझे पुनर्जीवित किया होगा। बच्चे को आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी माँ के गुण में कोई कमी थी। वह अपने विचारों में खोया हुआ था। मैं आज रात उससे पूछूंगा। जब खाने का समय हुआ तो वह नीचे की ओर भागा। और हाँ, बच्चे का शरीर अकड़ गया। मम्मी, पापा, 2 शव, रस्सी से बंधे हुए, छत के पंखे से लटके हुए। यह मजेदार नहीं है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बच्चा धीमे कदमों से उनकी लाशों की ओर चला गया। तभी बच्चे ने एक खर्राटे की आवाज़ सुनी। उसने पलटकर देखा कि वह आदमी अंकल सैम सोफे पर बैठा हुआ हंस रहा था। वह आदमी एक पत्र पढ़ रहा था। हा, यह पागलपन है। मैंने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आरोपों से सहमत होंगे। आदमी ने अपना सिर उठाया और बच्चे की नज़रों से मिला। वह मुस्कुराया और उसे पत्र फेंक दिया। ये तुम्हारे माता पिता की वसीयत है। उन्होंने सभी अफवाहों के लिए दोष स्वीकार कर लिया है। नागरिकों के गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने खुद को मार डाला। उनकी आखिरी दलील थी कि तुम्हें उनके बच्चे को जीने दो और उनके अपराधों के लिए तुम्हें दोष मत दो क्योंकि तुम निर्दोष हो। वह आदमी दिल खोलकर हंसा। ऐसा लगता है कि तुम्हें जहर देने से वे अपनी क्षमता से परे चले गए। उन्हें चिंता होने लगी कि तुम्हें नुकसान होगा और उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को मार डाला। अरे, ये तो बहुत बुरी किस्मत है। बच्चा रोता रहा। हालांकि उसने अपने माता पिता की लाशों या उनके द्वारा छोड़ी गई वसीयत को नहीं देखा। वह उस आदमी के कर्म को देख रहा था। आखिरकार शहर मेरा है। बिल्कुल हाँ, मैं राजा हूँ। उस आदमी को 2 नागरिकों को मारने का कर्म मिला था। उसने उनके दिमाग में आत्महत्या का सुझाव डाला। बच्चा खड़ा हो गया। वह उस आदमी की ओर बढ़ा। नियो जाग गया। उसने अपने गाल को छुआ और देखा कि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। वह विसंगति #33 के बच्चे के दर्द और नुकसान को महसूस कर सकता था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। उसने अपने आंसू पोंछे। विसर्जन का स्तर बहुत अधिक था। यह आशीर्वाद के साथ मेरे बढ़ते तालमेल का परिणाम होना चाहिए। उसने अपने हाथों में रस्सी को देखा। विसंगति #33 अब भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब नियो अपने आशीर्वाद का उपयोग कर रहा था तब उसने अपना जीवन भी देखा था और अब वह पुरानी यादों में खो गई थी। तुमने मरने के बाद लोगों को हेरफेर करने की क्षमता प्राप्त की होगी और एक राक्षस बन गया। नियो को नहीं पता था कि उसने ये क्षमता कैसे प्राप्त की। क्या यह एक साधारण उत्परिवर्तन था, या क्या यह उस व्यक्ति के प्रति बच्चे की नाराजगी थी जिसके कारण उसे एक समान क्षमता प्राप्त हुई। नियो को जो पता था वह यह था कि तुम केवल उन लोगों को मार रहे हो जिनके पास बहुत अधिक नकारात्मक कर्म थे। विसंगति #33 ने कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा। जिसकी भी उसने हत्या की वे सभी जघन्य अपराधी थे। नियो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थोड़ी कड़वी उभरी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बहुत सारे नकारात्मक कर्मों के कारण मैं भी अपराधी हूँ? विसंगति #33 ने सिर हिलाया। नियो की बदौलत अपनी याददाश्त जगाने के बाद वह बातचीत करने को तैयार था। वह हिलता डुलता नहीं था, लेकिन उसके विचारों ने नियो के शब्दों की पुष्टि की। मेरा नकारात्मक कर्म मेरा अपना नहीं है। तकनीकी रूप से कम। मैंने इसे तब प्राप्त किया जब मैंने अंधकार से दूसरों को मारा और खाया। नियो द्वारा खाए गए किसी भी व्यक्ति या राक्षस का नकारात्मक कर्म उसे हस्तांतरित हो गया। विसंगति #33 आश्चर्यचकित थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ संभव है। राक्षस चिंतित हो गया। चिंता मत करो, मुझे संदेह है कि तुमने किसी निर्दोष को मारा है। मेरे जैसे लोग जो अंधकार का उपयोग कर सकते हैं और विवेक बनाए रख सकते हैं दुर्लभ हैं। अगर मेरे जैसा कोई होता तो वह काफ़ी मजबूत होता और तुमसे हारता नहीं। तो तुमने मुझसे पहले जिन लोगों को मारा वे सभी अपराधी थे और उनके पास जो नकारात्मक कर्म थे वे उनके अपने थे। एनॉमली #33 उसकी बातें सुनकर शांत हो गई। मैं सोच रहा था कि इसने केन के बजाय मुझे निशाना बनाया क्योंकि मैं बदकिस्मत था। पता चला कि इसके पीछे एक कारण था, नियो ने सोचा। एनॉमली #33 अपराधियों से नफरत करता था। भले ही राक्षस बनने के बाद इसकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन इसकी नफरत बनी रही।
एनॉमली -33 ने शहर की रक्षा की क्योंकि इसके माता पिता इसी जगह मिले थे और इसने उन सभी को मार डाला जिन्होंने शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जितना अधिक नियो ने सोचा उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह राक्षस के बारे में गलत था। हालांकि जूलियन थियोडोर, सिर्फ इसलिए कि तुमने सिर्फ अपराधियों को मारा इसका मतलब यह नहीं है कि तुम निर्दोष हो। तुम भी एक पापी हो। नियो के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह एनॉमली -33 को जाने देना चाहता था, हालांकि उसने एक निर्णय का उपयोग करने के बाद मौका खो दिया। तुम्हें अपने अपराधों के लिए दंडित किया जाएगा। एक बार आशीर्वाद सक्रिय हो जाने के बाद निर्णय पारित किया जाना चाहिए। नियो ने अपने होठों को काट लिया जब उसने देखा कि विसंगति -33 उसके हाथों में इंतजार कर रही है। ये संतुष्ट था और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। शांति से, मैं, नियो हारग्रेव्स, तुम्हें नरक की दूसरी परत में 10 साल की कैद की सजा सुनाता हूँ। जमीन से जंजीरें फूट पड़ीं और विसंगति -33 के अस्तित्व को बांध दिया। उन्होंने इसे जमीन में खींच लिया। विसंगति -33 को हटाए जाने से ठीक पहले नियो ने अपने सिर के अंदर एक आवाज़ सुनी। धन्यवाद! उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अरे, तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? वह अपने भीतर नरक की दूसरी परत पर विसंगति -33 को प्रकट होते हुए महसूस कर सकता था। उसकी आत्मा गुणात्मक परिवर्तन से गुजरी। जोड़ माइंड इन्वेजन। नियो ने स्क्रीन पर देखा जिस पर उसकी नई क्षमता का वर्णन था। उसके मुंह में कड़वाहट का स्वाद आया। निष्पक्ष मृत्यु। जिन्होंने पाप किया है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। नियो को नियमों का पालन करना था, भले ही वह उनसे नफरत करता हो। उसे करना ही था। बकवास, मैं बकवास महसूस कर रहा हूँ। अल्पविराम। फ्रैक्चर मिरर। नियो के नर्क की दूसरी परत। टूटे हुए दर्पणों से बनी दुनिया में एक बच्चा प्रकट हुआ। उसने चारों ओर देखा, आसपास के वातावरण को मुग्ध होकर घूरता रहा। सब कुछ दर्पणों से बना था, यहाँ तक कि आसमान और जमीन भी। बच्चा इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक उसके बगल में लगा आईना बदल गया। आईने की सतह लहराने लगी। उसमें वह दृश्य दिखा जिसमें बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी माँ उसके बाईं ओर लेटी थी और उसके पिता उसके दाईं ओर। हमारा प्यारा जूलियस क्या सोचता है? प्यारी, तुम माँ से ज्यादा प्यार करती हो, है न? नहीं, वह अपने सुंदर पिता से ज्यादा प्यार करता है। बच्चा आईने में खेलती यादों को घूरता रहा। जब दृश्य समाप्त हुआ तो बच्चा पलटा। आईने, वे उसे अपने परिवार के साथ बिताए सुखद पल दिखा रहे थे। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, ये जानते हुए कि नियो उसे घूर रहा है। तुम बहुत दयालु हो, बच्चे ने चिढ़ाते हुए कहा। उसे जो निर्णय सुनाया गया था वह क्रूर था। फिर भी ये बच्चे का उद्धार था। नियो ने अपनी नई क्षमता की पुष्टि की। मन पर आक्रमण। मुझे समझ में आ गया कि यह क्या करता है, लेकिन क्या यह एक जादू है या एक मंत्र? मंत्र और मंत्र, यहाँ तक कि एलिमेंटल मैनिपुलेशन के अलग अलग कार्यतंत्र थे। उसने जो नई क्षमता हासिल की वह उनमें से किसी भी तंत्र का पालन नहीं करती थी। वह तत्वों में हेरफेर करने, जादू के मंत्र बनाने या एलिमेंटल्स को कमांड करने की परेशानी से गुजरे बिना इसका इस्तेमाल कर सकता था। ये लगभग एक कौशल की तरह है। ऐसा लगता है जैसे मैंने एक विशेषता हासिल कर ली है। चेतावनी। उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स ने जूलियस थियोडोर के अस्तित्व के बीज उत्परिवर्तित के साथ एक लिंक बनाया है। उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स ने जूलियस थियोडोर के अस्तित्व के बीज उत्परिवर्तित का एक हिस्सा अस्थायी रूप से प्राप्त किया है। उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स अब विशेषता माइंड इन्वेजन का उपयोग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, लिंक टूटने पर उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स विशेषता माइंड इन्वेजन खो देंगे। अपनी आंखों के सामने स्क्रीन की पंक्तियां देखकर नियो आश्चर्यचकित था। मैं समझता हूं, तो माइंड इन्वेजन जूलियस की मूल विशेषता का एक उत्परिवर्तित संस्करण है। वह आश्चर्यचकित था ये जानकर कि उसके नर्क ने उसे विशेषताएं प्राप्त करने की अनुमति दी। जैसे ही उसने ये सोचा, उसका मूल मंथन हुआ। उसके मूल से दिव्य ऊर्जा का एक हिस्सा उसकी आत्मा के भीतर नर्क में प्रवाहित होने लगा। दिव्य ऊर्जा का उपयोग एक नए पापी को नरक में भेजने के लिए किया जा रहा था। नियो ने जब देखा कि उसने कितनी दिव्य ऊर्जा खो दी है तो वह चौंक गया। बेशक यह इतना आसान नहीं था। ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी दूसरे पापी को नरक में डालता हूं तो उसे और अधिक दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसने अपना सिर हिलाया। उसके लिए दिव्य ऊर्जा कोई समस्या नहीं थी, उसके बेतुके विशाल भंडार के कारण। हालांकि शैडो वर्ल्ड के अंदर जहां उसके पास दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था, ये परेशानी भरा था। चेतावनी। उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स द्वारा माइंड इन्वेजन विशेषता खोने तक का समय 9 वर्ष 11 महीने 30 दिन 23 घंटे 58 मिनट 12 सेकंड। डिंग। क्वेस्ट। माइंड इन्वेजन विशेषता को स्थायी रूप से प्राप्त करने का तरीका खोजें। पुरस्कार। अस्तित्व के बीज लिंकलॉक X3। स्वीकार अस्वीकार। क्वेस्ट को देखकर नियो की भौहें तन गईं। पुरस्कार अच्छे हैं।
हर व्यक्ति के भीतर अस्तित्व का बीज होता है। एक व्यक्ति अपने अस्तित्व के बीज के अंकुरित होने पर अपने गुण को जागृत करता है। भले ही मैं किसी और का गुण प्राप्त कर लूं, फिर भी मुझे इसे ऊपर ले जाने की आवश्यकता होगी। मेरे पास मास्टर करने के लिए अपना खुद का अनूठा कौशल, तत्व, मंत्र और मंत्र हैं। किसी अन्य गुण के लिए प्रशिक्षण जोड़ने से मेरा ध्यान बन जाएगा। समस्या सिरदर्द पैदा करने वाली थी। शुक्र है, खोज पुरस्कार ने उसे इससे बाहर निकलने में मदद की। खोज स्वीकार की गई। जैसे ही उसने निर्णय लिया और स्क्रीन दिखाई दी, ये पता चला है कि उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स के पास अस्तित्व के 2 बीज हैं। उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स का वर्तमान आकाशिक रिकॉर्ड इंटरफेस अपर्याप्त माना गया है। उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स के आकाशिक रिकॉर्ड इंटरफेस को अपग्रेड करने के लिए मेनफ्रेम से अनुमति का अनुरोध। स्क्रीन लोडिंग स्क्रीनसेवर वॉलपेपर में बदल गई। अस्तित्व का एक बीज मेरा होना चाहिए और दूसरा वह हिस्सा है जो मैंने जूलियस से प्राप्त किया है। नियो को यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि क्या हो रहा था। अंधकार का उपयोग करते समय विशेषताएं प्राप्त करना लगभग असंभव था। अंधकार में बहुत उच्च महारत और उतनी ही उच्च किस्मत होनी चाहिए। नियो के भाग्य के साथ उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक विशेषता प्राप्त कर सकता है, लेकिन नरक ने उसकी समस्या को आसानी से हल कर दिया। मेनफ्रेम ने अनुमति दे दी है। उपयोगकर्ता नियो हारग्रेव्स से अपने आकाशिक रिकॉर्ड इंटरफेस को अपग्रेड करने की अनुमति का अनुरोध। स्वीकार, अस्वीकार। नियो ने स्क्रीन पर बटनों को घूर कर देखा। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। उसने हमेशा अपने सिस्टम इंटरफेस को अपग्रेड करने का तरीका खोजने की योजना बनाई थी, ये जानते हुए कि यह उपयोगी था। MPYR पर छिपी हुई सामग्री खोजें। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी अपग्रेड का अवसर मिलेगा। स्वीकार किया गया। अपग्रेड पूरा होने तक शेष समय 6 महीने। हाँ, 6 महीने। इसमें केवल कुछ सेकंड लगने चाहिए। उसने भौहें सिकोड़ी। मुझे याद है कि स्फिंक्स ने कहा था कि मेरे रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं हैं। क्या यह इससे संबंधित है? हालांकि वह उत्सुक था, लेकिन उसके पास उत्तर जानने का कोई तरीका नहीं था। नियो ने अपना सिर हिलाया। उसने हाथ में मौजूद मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जब वह अंधेरे के ताबूत को हटाने ही वाला था तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वह एक झटके से पलटा। मुझे बताए बिना कोई अंधेरे के ताबूत में कैसे घुस गया? उसके विचार थम गए। तुमने मेरा चेहरा देखा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मूर्ति राक्षस अंधेरे के ताबूत में घुस रहे थे। कैसे? हर राक्षस अंधेरे से डरता है, यहाँ तक कि विसंगति -33 भी डरती थी। ये राक्षस इतनी आसानी से अंधेरे के ताबूत में कैसे घुस सकते हैं? केन को क्या हुआ? वह केन को ढूंढने के लिए बाहर भागने ही वाला था कि अचानक नियो ने कुछ अजीबोगरीब देखा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंधेरे के ताबूत के बाहर कोई मूर्ति राक्षस नहीं था। अगर बाहर कोई राक्षस नहीं है तो ये कहाँ से आए? उसने महसूस किया कि उसके पीछे और भी मूर्ति राक्षस दिखाई दे रहे हैं। पीछे मुड़ते ही उसने अंधेरे के ताबूत के भीतर 3 और मूर्ति राक्षसों को देखा। नियो ने इस समय एक और विवरण देखा। अंधेरे के ताबूत के भीतर दिखाई देने वाला हर मूर्ति राक्षस तब अंदर आया जब वह उनकी ओर नहीं देख रहा था। मैं समझ गया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये राक्षस अंधेरे के ताबूत में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, वे अंदर टेलीपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने लक्ष्य के पास टेलीपोर्ट करने में सक्षम हैं, जब तक कि यह उनकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर है। नियो को पता था कि उसका अनुमान गलत था। उसे अपने आसपास कोई अंतरिक्ष तत्व महसूस नहीं हुआ। ये स्पष्ट था कि राक्षस अंधेरे के ताबूत के अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसने टेलीपोर्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि यह उनकी क्षमता का वर्णन करने के लिए सबसे करीबी शब्द था, भले ही यह पूरी तरह से सटीक न हो। ये राक्षस मेरे विचार से भी बदतर हैं, नियो ने आने वाले हमले से बचने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा। इससे पहले कि राक्षस फिर से हमला कर पाता, उसके होंठ खुल गए। मर जाओ। मूर्ति राक्षस जमीन पर गिर पड़े, मर गए। हर बार जब वे उसे मारने आए तो उनकी संख्या और ताकत बढ़ रही थी। फिर भी वे उसके वर्तमान स्तर के आसपास कहीं नहीं थे। नियो ने अंधेरे के ताबूत को हटा दिया। राक्षसों को मारने के बाद एक आकृति केन उसकी आंखों के सामने से उड़कर उसके बगल की इमारत से टकरा गई। उस समय दर्जनों मूर्ति राक्षस इमारतों से नीचे कूद पड़े और केन को निशाना बनाया। नागरिक अपने सिर उठाकर राक्षसों को देखने ही वाले थे कि अचानक केन चिल्लाया, ऊपर मत देखो। केन इमारत से बाहर चला गया। केन से एक शक्तिशाली आभा फूटी। इसने नागरिकों को अपने घुटनों पर मजबूर कर दिया और उन्हें मूर्ति राक्षसों के चेहरों को देखने से रोक दिया। केन ने अपने मंदिर से बहते खून को पोंछा और तलवार की मुद्रा में आ गया। उसने म्यान में रखी तलवार की मूठ पकड़ ली। राक्षसों ने नागरिकों की अनदेखी की और केन पर हमला कर दिया। तीसरा रुख। केन की आकृति धुंधली हो गई। एक पल बाद वह राक्षसों के समूह के पीछे दिखाई दिया और तलवार को म्यान में वापस रख दिया।
रेयूनोमाई मूर्ति राक्षसों के शरीर पर कट के निशान दिखाई दिए। वे अलग हो गए, उनके शरीर सैकड़ों टुकड़ों में कट गए। नियो एक तरफ खड़ा था, स्तब्ध। दूसरे शायद इसे देख नहीं पाए, लेकिन वह देख सकता था। केन अकल्पनीय गति से आगे बढ़ा था और प्रत्येक राक्षस को शारीरिक हमलों से मार डाला था। उसके हमले आकर्षक नहीं थे, न ही उन्होंने परिष्कृत मंत्र या शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया था। वे गति और तकनीक का एक सरल प्रदर्शन थे। क्या बकवास है! नियो को अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वह कुछ मिनट पहले ही जागा है। वह पहले से ही इतना शक्तिशाली कैसे है? केन नियो की ओर मुड़ा। उसकी आंखें थकी हुई थीं। उसके अंग अपनी सीमाओं से परे धकेले जाने से कांप रहे थे और उसके शरीर पर कई चोटों से खून बह रहा था। फिर भी, नियो, मैंने सुनिश्चित किया कि वे राक्षस तुम्हें परेशान न करें। केन मुस्कुरा रहा था। वह इतना थक गया था कि अब खड़ा नहीं रह सकता था। नियो उसके पास आया और उसे पकड़ लिया। धन्यवाद। हा। केन ने हल्के से हंसते हुए कहा। नियो ने उसे नहीं बताया कि मूर्ति राक्षस उस पर हमला करने के लिए टेलीपोर्ट हुए थे। केन के मूड को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियो और केन दोनों ने महसूस किया कि शहर में और राक्षस घुस रहे हैं। केन ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नियो ने उसे रोक दिया। तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, अभी और राक्षस बचे हैं। मैंने उनसे पहले ही निपट लिया है। केन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने फिर से अपनी इंद्रियों को फैलाया और देखा कि जो राक्षस अभी अभी शहर में घुसे थे वे अब सांस नहीं ले रहे थे। तुमने उनसे यहाँ से निपटा। मुझे तो ये भी नहीं लगा कि तुम हमला कर रहे हो, केन ने मुस्कुराते हुए कहा। केन के जागने के बाद नियो के प्रति उसकी प्रशंसा और बढ़ गई। पहले एक गैर जागृत व्यक्ति होने के कारण वह नहीं समझ पाया था कि नियो कितना शक्तिशाली था या उसकी क्षमताओं की सीमा क्या थी, लेकिन अब जागने के बाद केन देख सकता था कि नियो कितना राक्षसी था। उसे संदेह नहीं था कि नियो अवेकनर एसोसिएशन के मिथकों के बराबर था। दूसरी ओर नियो भी उतना ही आश्चर्यचकित था। वह यहाँ से शहर की दीवारों को महसूस कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि केन एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अल्पविराम। चेलवा, स्पेन, मेमोरी शैडो वर्ल्ड। रात में एक भयानक चीख गूंजी। भागो, ये नेक्रोमेंसर है। नेक्रोमेंसर वापस आ गया है। बचे हुए लोग पीछे देखे बिना भाग रहे थे। यहाँ तक कि अवेकनर, जिन्हें रक्षा की अंतिम पंक्ति माना जाता था, भी इससे अलग नहीं थे। उनके बहुत पीछे हड्डियों का एक समुद्र शहर पर अतिक्रमण कर रहा था। हड्डियां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाती थीं, चाहे वह शहर हो, लाशें हो या इंसान। अल्पविराम। कायसेरी, तुर्की, मेमोरी शैडो वर्ल्ड। लाल बालों वाला भारी भरकम आदमी टेबल के पीछे गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसने भौहें सिकुड़कर दस्तावेज पढ़े। दफ्तर का दरवाज़ा खुला और एक सुनहरे बालों वाला बच्चा, जो शायद अपनी किशोरावस्था के आखिरी दौर में था, कमरे में दाखिल हुआ। अरेस, इसका क्या मतलब है? बच्चा चिल्लाया। तुमने नियो हारग्रेव्स के लिए खोज अभियान क्यों नहीं भेजा है? अपोलो। नहीं, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनूंगा। मैंने आपको नियो हारग्रेव्स का एक स्केच दिया था और यहाँ तक कि आपको बताया था कि वह चाइल्ड ऑफ मैना की खोज में महत्वपूर्ण है। मुझे ऑरिकल मिला है कि हमें चाइल्ड ऑफ मैना को खोजने के लिए उसकी ज़रूरत है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अपोलो। अरेस ने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, इस बार दबी हुई तीव्रता के साथ। अरेस के शब्दों ने अपोलो के दांत पीस दिए। क्या? इसे देखो। अरेस ने अपने हाथों में पकड़े दस्तावेज अपोलो की ओर फेंके। अपोलो ने कागजों के ढेर को पकड़ा और उन्हें देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... ये कैसे संभव है? अब तुम्हें समझ में आया कि मैं इस नियो हारग्रेव्स के लिए खोज दल क्यों नहीं भेज रहा हूं। अरेस ने आगे कहा, मैंने उसका विवरण गया को भेज दिया है। उसने उसका भाग्य पढ़ने के लिए उनका उपयोग किया क्योंकि इससे हमें उसे भर्ती करने से पहले उसके बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। लेकिन गया ने कहा कि नियो हारग्रेव्स मौजूद नहीं है। हाँ, उसे नियो हारग्रेव्स नाम के किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं मिला। अपोलो के होंठ एक पतली रेखा में एक साथ दबे हुए थे। उसने दस्तावेजों को कई बार पढ़ा, हालांकि उनकी सामग्री वही रही। भविष्य के दर्शन में मैंने नियो हारग्रेव्स को माना के बच्चे को पकड़े हुए देखा। अगर वह मौजूद ही नहीं है तो वह माना के बच्चे को कैसे बचा सकता है? अपोलो ने अनिश्चितता के साथ कहा, हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि आपका गुण कैसे काम करता है। यह आपको भविष्य दिखाता है, लेकिन अगर हम दर्शन से प्राप्त जानकारी का उपयोग करें तो भविष्य को बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। हो सकता है कि यह व्यक्ति नियो हारग्रेव्स किसी ऐसी चीज का प्रतीक हो जो हमें माना के बच्चे को खोजने में मदद करेगी। अरेस ने समझाया, आप कह रहे हैं कि ये दर्शन एक रूपक दर्शन था, न कि एक शाब्दिक दर्शन। हाँ, अपोलो ने अरेस के शब्दों पर विचार किया। वह शांत हो गया था और उसे एहसास हुआ कि अरेस की बात सही थी। उसने अपना सिर खुजलाया। आप पर चिल्लाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं चला जाऊंगा।
रुको, जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक नया काम है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 3 हफ्ते पहले अल्जीरिया में एक विसंगति को पराजित किया गया है। अपोलो ने अरेस को चौंक कर देखा। कैसे? विसंगति को पराजित नहीं किया जा सकता, केवल नियंत्रित या टाला जा सकता है। यही कारण है कि हमने उन्हें सामान्य राक्षसों के बजाय विसंगतियों के रूप में वर्गीकृत किया है। शांत हो जाओ, मुझे खुद पूरी जानकारी नहीं है, अरेस ने आगे कहा। शरणार्थियों में से एक कह रहा है कि विसंगति -33 को मार दिया गया है। विसंगति -33, ये वही विसंगति है जो आरजू को नियंत्रित करती है। क्या ये जानकारी विश्वसनीय है? मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है। शरणार्थी को मिस्र से यात्रा करते समय इस जानकारी के बारे में पता चला। हाँ, अपोलो ने भौहें सिकोड़ी, इससे पहले कि वह अपनी शंकाएं व्यक्त कर पाता, अरेस ने कहा। विसंगति -33 की अफवाहें मिस्र तक फैल गई हैं। शरणार्थी ने यहाँ आने के रास्ते में अफवाहें सुनी। तो ये पुष्टि की गई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आरजेव जाओ और उस जगह का पता लगाओ। अगर कोई मिथक एनॉमली को हराने में सक्षम है तो हमें उसका पता लगाना होगा और दूसरों से पहले उसे अपने पक्ष में लाना होगा। ठीक है, अपोलो ने कंधे उचका दिए। मेरे साथ कौन आ रहा है? एथेना और निक्स। ओह, एथेना और, रुको, क्या? अपोलो दंग रह गया। निक्स को इस तरह के एक साधारण मिशन पर क्यों भेजा जा रहा है? वह हमारी तरफ से कुछ एस रैंक के जागने वालों में से एक है। उसे ऐसी जगह भेजो जहां उसकी ज्यादा जरूरत हो। मैं इस मिशन को खुद ही संभाल सकता हूं। अपोलो, अरेस ने आह भरी और अपना चश्मा साफ करने के लिए उतार दिया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एनॉमली को हराया हो, वह सामान्य नहीं है। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही मैं निक्स को कुछ और कारण से भेज रहा हूं। कुछ और? हाँ, अरेस ने फिर से आह भरी। स्पेन में एक नेक्रोमेंसर प्रकट हुआ है। अपोलो ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन में इतनी बार आश्चर्यचकित हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलत सोच रहा था। उसने अपना मुंह खोला और बंद कर लिया, शब्द बनाने में असमर्थ। पिछली बार जब एक नेक्रोमेंसर दिखाई दिया तो उसने रूस को जमीन पर गिरा दिया। हम फिर से ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। बढ़ने से पहले ही कली को काट देना सबसे अच्छा है। अपोलो के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। नाइल्स रेडक्लिफ, द मिथ ऑफ वॉकिंग कॉर्प्स नेक्रोमेंसर, 17 साल पहले पराजित हो चुका था। हालांकि नाइल्स मजबूत था, अगर अपोलो अब उससे लड़ता तो उसे यकीन था कि वह नाइल्स को आसानी से हरा सकता था। सिर्फ अपोलो ही नहीं, पिछले 17 सालों में सभी जागृतिकर्ता बड़े हो गए थे। सर्वनाश विसंगतियों के पिता ने उन्हें मजबूत होने के लिए मजबूर किया था। अब नाइल्स रेडक्लिफ जैसे मजबूत जागृतिकर्ता हालांकि आम नहीं थे, बहुत थे। लेकिन उद्धरण चिन्ह अल्पविराम ... उद्धरण चिन्ह। अपोलो कांपने लगा, वह डर गया। अरेस ने अपोलो की प्रतिक्रिया को देखकर कुछ नहीं कहा। नाइल्स रेडक्लिफ ने जो मानसिक निशान छोड़े थे वे बहुत भयानक थे। गहरा। वे शायद और मजबूत हो गए हों, लेकिन नेक्रोमेंसर का नाम ही अधिकांश जागरूक लोगों को कांपने के लिए पर्याप्त था। ईमानदारी से, मैं ज़ीउस को इस मिशन पर भेजना चाहता था। अरेस ने विषय को बदलने के लिए अपना मुंह ढक लिया। लेकिन वह ब्राज़ील में है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। अपोलो ने एक दबी हुई अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। अरेस के होठों से एक और आह निकली। आमतौर पर अपोलो आश्चर्यचकित होता, ये पूछते हुए कि ज़ीउस टाइटन्स के क्षेत्र में क्या कर रहा था। अल्पविराम, लाइब्रेरी, डेमिगॉड अकादमी, ट्रू नेक्सस वर्ल्ड। क्रंच। क्रंची आवाज़ कम थी, लेकिन इतनी तेज थी कि ज़्यादातर लोग सुन सकें। माज और आथन ने आवाज़ को अनदेखा किया और धीमी आवाज़ में बात की। आप कह रहे हैं कि नियो ने कहा कि वह आपको पुराने देवताओं की हड्डियां दिलाने में मदद करेगा? हाँ, और कल इस अजीब महिला ने मुझे ढूंढा और कहा कि नियो ने उससे कहा था कि वह मुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां से हम बोन्स ऑफ ओल्ड गॉड्स पा सकते हैं। क्या मैं भी आ सकता हूँ? तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? फेलिक्स उन दोनों के पीछे खड़ा था और उन्हें एक अजीब सी नज़र से देख रहा था। क्रंच, मैंने अभी अभी तुम दोनों को नियो के साथ चुपके से बाहर जाने के बारे में बात करते हुए सुना। आहा, मुझे लगता है कि तुमने गलत सुना, आथ ने हकलाते हुए कहा। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। हम निको के बारे में बात कर रहे थे, अगली क्लास के क्रिस्टल एलिमेंट किड। क्रंच, फेलिक्स ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। फेलिक्स पलटा और शेल्फ से कुछ किताबें लेने चला गया। उसके जाने के बाद आथ के होठों से राहत की सांस निकली। हम मुश्किल से बच पाए, माज ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सही कहा, मैं फिर से 3 घंटे का व्याख्यान नहीं सुनना चाहता। आथ ने झुककर कहा। यह नियो और जैक थे जो चुपके से भाग गए। वह हमें क्यों डांट रही है? क्रंच, चिंता मत करो, जब वे लौटेंगे तो मैं उन दोनों को कोड़े मारूंगा, फेलिक्स ने कहा।
वह 3 किताबें लेकर लौटी और माज और आथा के सामने, क्लारा और सीन के बगल में बैठ गई। क्या उन्हें लगता है कि शैडो वर्ल्ड एक बैकसाइड गार्डन है? वे सिर्फ 2 लोगों के साथ इसमें घुसे थे। जितना ज्यादा फेलिक्स इसके बारे में सोचती, उतनी ही ज्यादा वह चिढ़ती जाती। अगर तुम कुछ खतरनाक करने जा रहे हो तो हमें बताओ। अरे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अकेले क्यों जाओ? क्रंच। कुछ क्षण बाद आथ ने देखा कि फेलिक्स शैडो वर्ल्ड के उल्लेख पर नाराज नहीं हो रहा था और बोला, मैं किसी चीज के बारे में उत्सुक था। क्या है? क्या लोगों को शैडो वर्ल्ड में प्रवेश करने देना खतरनाक नहीं है? आथा उलझन में बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि परिषद ने लोगों को शैडो वर्ल्ड में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है। क्रंच। हाँ, फेलिक्स ने भौहें सिकोड़ी। परिषद ऐसा क्यों करेगी? शैडो वर्ल्ड उन लोगों के लिए प्रशिक्षण का एक अच्छा तरीका है जिनके पास विनाशकारी क्षमताएं हैं और वे हमारी दुनिया में उनका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन आथा के शब्द रुक गए। उसने सावधानी से अपने विचारों को व्यवस्थित किया और बोला, अगर कोई 100% सिंक्रो शैडो वर्ल्ड में समाप्त होता है तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो वे हमारी दुनिया के अतीत को बदल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आखिरकार 100% सिंक्रो शैडो वर्ल्ड में कोई भी बदलाव हमारी दुनिया को प्रभावित करता है, चाहे वह अतीत हो या वर्तमान। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शैडो वर्ल्ड में क्या करते हैं, ये हमारी दुनिया को प्रभावित नहीं करता। इसलिए यह इतना उपयोगी है। आथा की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने महसूस किया कि फेलिक्स जो कह रही थी उसके बारे में वह गंभीर थी। उसने मंगल की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर फेलिक्स जैसा ही भाव था। अजीब है, क्या 100% सिंक्रो वर्ल्ड के बारे में जानकारी आम जनता को नहीं पता है? अगर यह गोपनीय जानकारी है तो मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ओह, सॉरी, मैं गलत हो सकता हूँ। मैंने इसे एक किताब में पढ़ा था, लेकिन ऐसा लगता है कि किताब नकली थी। क्लारा जैसी अजीब किताबें मत पढ़ो। जब वह आथा को देख रही थी तो उसका हाथ तेजी से हिला और उसने वह किताब पकड़ ली जिसे क्लारा टेबल के नीचे छिपा रही थी। फेलिक्स ने क्लारा के हैरान चेहरे को अनदेखा किया और किताब का शीर्षक पढ़ा। क्रंच। मृत्यु और नींद के देवता और ओलंपियन देवताओं के खिलाफ उनकी लड़ाई। कुछ शब्द समझ से परे थे। फेलिक्स ने जो पढ़ा जा सकता था उसे पढ़ा और क्लारा की ओर देखा। क्रंच। क्लारा, मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ मृत्यु और अंधकार तत्व उपयोगकर्ताओं की कमजोरियों के बारे में पता लगाने आए हैं ताकि जब नियो वापस आए तो हम उससे लड़ सकें। हाँ, तो फिर तुम उपन्यास क्यों पढ़ रही हो? क्रंच। क्लारा ने आथा की ओर फिर सीन की ओर मदद के लिए रुख किया, लेकिन उन्होंने उसकी नज़रों से परहेज किया। उनका उसके साथ डांट खाने का कोई इरादा नहीं था। क्रंच। फेलिक्स की गर्दन में एक नस उभर आई। वह क्रंचिंग की आवाज़ को अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने मॉरिगन की ओर देखा, जो दुनिया की परवाह किए बिना क्रिस्टी खा रहा था। मॉरिगन, तुम भी, अगर तुम पढ़ाई नहीं करने जा रहे हो तो वापस जाओ और लाइब्रेरी में खाना बंद करो। अल्पविराम। आरज़ू सिटी, अल्जीरिया, मेमोरी शैडो वर्ल्ड। नियो शहर की दीवारों के ऊपर अकेला बैठा था। वह शहर की ओर भागते हुए मूर्ति राक्षसों के समुद्र को देख रहा था। लगता है कि इन राक्षसों के बारे में मुझे भटकने वालों से जो जानकारी मिली है वह सच है। उसका चेहरा विकृत हो गया। बकवास, मेरी जिंदगी गंदगी से गंदगी में क्यों जा रही है? जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था। वह अपनी दिव्य ऊर्जा अमृत को जला रहा था और उसकी मृत्यु तत्व महारत कम हो रही थी। उसे इन राक्षसों के बारे में भी चिंता करनी थी। विसंगति है 89। मेरी तरफ मत देखो। जब तक आप उनके चेहरे को नहीं देखेंगे वे आपको अनदेखा करेंगे, लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे आपको मार नहीं देते। नियो ने ये खोजने की कोशिश की थी कि ये राक्षस कहाँ से आ रहे थे, लेकिन ये बेकार था। अंत में उसे हर दिन इन राक्षसों से लड़ते हुए खोई हुई दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए दिव्य ऊर्जा अमृत का उपयोग करना पड़ा। इसके अलावा मृत्यु पर उसकी घटती महारत ने उसकी युद्ध शक्ति को बहुत बड़ा झटका दिया था। एकमात्र अच्छी बात यह है कि मैं अपने मंत्र और मंत्रों को प्रशिक्षित करने में सक्षम था और ये आकाशिक रिकॉर्ड इंटरफेस अपग्रेड पूरा हुआ। आखिरकार उसकी स्थिति स्क्रीन अपडेट हो गई। चलो देखते हैं क्या बदला है। स्थिति, नियो हारग्रेव्स। रैंक, ग्रेड 5 मिथिक। दिव्य ऊर्जा शुद्धता, ग्रेड 2 मिथिक। आंकड़े, शक्ति 186, गति 176, निपुणता 171, संविधान 198, भाग्य 0, आत्मीयता, मृत्यु, छाया, अंधकार 0, जल, समय। जादू मंत्र, नेक्रोटिक टच, महासागर का आलिंगन, सार श्वास, रिवाइंड मंत्र, मुग्धता। मंत्र, हे मृत्यु, मेरे हाथ बनो, मेरे शत्रुओं को कुचल दो। हे मृत्यु, मेरा ब्लेड बनो। विशेषता, रक्त रेखा विशेषता, मृत्यु का सम्राट। खंडित विशेषता, मन आक्रमण। खोज, बारबाटोस का प्रशिक्षण पूरा करें। भाग 1 3/5 पूरा हुआ।
मन आक्रमण विशेषता खंडित को अपने अंदर स्थायी रूप से आत्मसात करने का तरीका खोजें। उसने मूर्ति राक्षसों के समुद्र को अनदेखा कर दिया। वे बहुत अधिक थे, दूर था और उस तक पहुंचने में कुछ सेकंड लगते थे और स्टेटस स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करता था। आखिरकार मैं अपने तत्वों, मंत्रों और मंत्रों की अपनी महारत देख सकता हूं। मृत्यु, महारत, निपुण शीर्ष सीलबंद, निपुण निम्नतम। अवधारणा प्रगति 80%। नियो की भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपनी अवधारणा बना सकता हूं, भले ही मृत्यु की मेरी महारत कम हो रही हो। उसकी महारत निपुण रैंक के शिखर से घटकर निम्नतम हो गई थी। और अधिक, और वह वापस प्रशिक्षु रैंक पर आ जाएगा। अरे, मेरी महारत सिर्फ इसलिए कम हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि निष्पक्ष मृत्यु गलत है। जब उसे एहसास हुआ कि मृत्यु मृतकों का अंतिम विश्राम है और उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जाना चाहिए, तो मृत्यु की उसकी महारत बढ़ गई थी। क्योंकि अंतिम मृत्यु नियो के वंश में समाहित एक अवधारणा थी और वह इस अवधारणा के और करीब आ गया था। लेकिन अब वह अपने वंश में निहित निष्पक्ष मृत्यु की अवधारणा को अस्वीकार कर रहा था। चूंकि उसका वंश उसके मृत्यु तत्व का आधार था, इसलिए उसके वंश में निहित अवधारणाओं को अस्वीकार करना उसे नुकसान पहुंचा रहा था। निष्पक्ष मृत्यु, पापी हो या निर्दोष, मृत्यु को उनके जीवन का न्याय करना चाहिए, पापियों को दंडित करना चाहिए और निर्दोष को पुरस्कृत करना चाहिए। व्यक्तिगत भावनाएं मायने नहीं रखती। न्यायाधीश को निष्पक्ष रहना चाहिए। नियो को ये पता था, लेकिन उसका जीवन बेकार था। उसने एनॉमली #33 को जो सजा दी थी, वह उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। क्या एनॉमली #33 को सजा देना सही था, भले ही इससे केवल अपराधियों को नुकसान हो? हा, मेरी तरफ देखो, एनॉमली #33 को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, जबकि सच में मैं व्यक्तिगत कारणों से निष्पक्ष मृत्यु से नफरत करता हूं। अगर नियो ने निष्पक्ष मृत्यु को स्वीकार कर लिया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में जब उसका भाई पागल हो जाएगा तो उसे ही सजा देनी होगी? सिर्फ अपने भाई को नहीं। एलिजाबेथ, जो एक अत्याचारी थी। फेलिक्स, जो एक सर्वनाश बन जाएगा क्योंकि वह एक गॉड स्लेयर वेपन से जुड़ गई थी। जैक, जो एक नेक्रोमेंसर था। निष्पक्ष मृत्यु को स्वीकार करने का मतलब था कि नियो को उनमें से हर एक को नर्क में भेजना होगा, क्योंकि वे पापी थे, क्योंकि उसे एक निष्पक्ष न्यायाधीश होना चाहिए था। निष्पक्ष मृत्यु अपने आप को चोट सकती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। जब उसने महसूस किया कि मृत्यु पर उसकी महारत फिर से कम हो गई है, तो वह चौंक गया। अपनी मृत्यु तत्व महारत की पुष्टि करने के बाद उसने अंधकार तत्व की जांच की। अंधकार, महारत, निपुण शिखर, अवधारणा प्रगति 20%। अंधकार में मेरी अवधारणा प्रगति 20% है। नियो आश्चर्यचकित था। उसने तय नहीं किया था कि उसे किस तरह की अंधकार की अवधारणा चाहिए। यह अजीब है, बिना सोचे समझे कॉन्सेप्ट का 20% निर्माण कैसे संभव है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह किस तरह का कॉन्सेप्ट है। उसने अगली बार जब बारबाटोस या पैमोन से मुलाकात की तो उनसे सवाल करने का फैसला किया। इसके बाद उसने शैडो एलिमेंट की जांच की। शैडो, जागृति प्रगति 1/33। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नियो का चेहरा सिकुड़ गया। मुझे पूरा यकीन है, शैडो एलिमेंट की जागृति प्रगति 0/1 होनी चाहिए जब ये जागृत न हो, और 1/1 जब ये जागता है। आखिर मेरे पास 1/33 क्यों है? एक बात तो साफ थी, वह अपने शैडो तत्व का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया। इसका कारण इससे जुड़ा था। जल, महारत, प्रशिक्षु मध्य। समय, महारत, प्रशिक्षु उच्च। नियो ये देखकर हैरान था कि उसके पास जल में मध्य प्रशिक्षु महारत और समय में उच्च प्रशिक्षु महारत थी। उसे उम्मीद थी कि उसके पास कम या मध्यम होगा। ये स्थिति इंटरफेस बहुत बेहतर है क्योंकि यह सब कुछ विस्तार से दिखाता है। अब तक मैं यह नहीं बता पाया कि मैं कोई प्रगति कर रहा था या नहीं, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया कि मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। नियो ने अपनी नज़रें बदल लीं। अब नियो की नज़र स्टेटस में दूसरे सेक्शन पर गई। महारत की उपश्रेणियां थीं, सबसे कम, सबसे कम, सबसे मध्यम, सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा। इंटरफेस अपडेट के बाद वह उन्हें देख पाया और इससे चीज़ें आसान हो गईं। मुझे अपने मंत्र और मंत्र भी जांचने चाहिए। नेक्रोटिक टच, तत्व, मृत्यु, रैंक, कंपन, महारत, प्रशिक्षु शीर्ष, महासागर का आलिंगन, तत्व, जल, रैंक, कंपन, महारत, प्रशिक्षु उच्च। ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। महासागर के आलिंगन में मेरी महारत। नेक्रोटिक टच, महारत से कम है, भले ही मैं महासागर के आलिंगन का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। इससे ये स्पष्ट हो जाता है, तत्वीय महारत स्पेल महारत के विकास को भी प्रभावित करती है। नियो का मूड तब बेहतर हो गया जब उसने अपनी नेक्रोटिक टच महारत देखी। बारबेटोस से प्राप्त आतंक रैंक वाला मंत्र रैंक अप करने वाला था। सार श्वास, तत्व, कोई नहीं, रैंक, कंपन, महारत, प्रशिक्षु शिखर, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वह भरना चाहता था। सार श्वास, मंत्र रैंक अप करने से बस थोड़ा दूर था।
हालांकि वह शैडो वर्ल्ड के अंदर मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि वहां कोई शुद्ध दिव्य ऊर्जा नहीं थी। इसका मतलब था कि जब तक वह शैडो वर्ल्ड को नहीं छोड़ता तब तक वह मंत्र रैंक अप नहीं कर सकता था। ठीक है, कोई भी अच्छी खबर बुरी खबर से बेहतर है। मुझे खुश होना चाहिए कि मंत्र रैंक अप के करीब है। मंत्रों के लिए प्रत्येक महारत रैंक के बीच का अंतर उनके मंत्र रैंक द्वारा निर्धारित किया गया था। एक विस्पर रैंक वाला मंत्र निपुण महारत तक पहुंचने के बाद 20% अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। एक इको रैंक वाला स्पेल निपुणता प्राप्त करने के बाद 40% अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसी तरह एक ट्रेमर रैंक वाला स्पेल 100% अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। शक्ति में वृद्धि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों थी। रिवाइंड एन्चेंटमेंट, तत्व, समय, रैंक, अनुनाद, महारत, प्रशिक्षु, निम्न। यह उम्मीद के मुताबिक है। उसने बुदबुदाया और एक चट्टान का टुकड़ा उठाया। उसने चट्टान को आसानी से बारीक धूल में कुचल दिया। कुछ क्षण बाद एक हरे रंग की चमक उसके हाथ को ढक गई। उसकी हथेली के ऊपर एक जादुई घेरा दिखाई दिया। नियो ने दिलचस्पी से देखा कि समय को कैसे वापस घुमाया गया और धूल ने चट्टान को वापस चिपका दिया। इस साधारण स्पेल को बनाने में 7 महीने लग गए। धिक्कार है। उसकी कम प्रतिभा उसकी धीमी सीखने की गति के पीछे एक कारण थी, लेकिन एक और कारण था कि उसे अनुनाद रैंक वाला स्पेल सीखने में महीनों लग गए। समय अभिव्यक्ति, उन्होंने अकादमी में अतिरिक्त कक्षाएं लेकर इसके बारे में सीखा था। समय की अलग अलग अभिव्यक्तियां थीं, नदी, रेत, घड़ी, बिजली, पहिया और उसका कैटरपिलर। प्रत्येक अभिव्यक्ति में एक कमी और एक लाभ था। नदी अभिव्यक्ति वाले किसी व्यक्ति को ऐसे मंत्र सीखना आसान लगेगा जो उन्हें अतीत या भविष्य में भेजेंगे। हालांकि उन्हें ऐसे मंत्र सीखने में कठिनाई होगी जो समय को रोकते हैं या कुछ ऐसा ही करते हैं। अपने मंत्रों की जांच करने के बाद नियो ने अपने मंत्रों का विवरण पढ़ा। हे मृत्यु, मेरे हाथ बनो, मेरे शत्रुओं को कुचल दो। तत्व, मृत्यु, सद्भाव, शिखर, सीलबंद, मध्य। हे मृत्यु, मेरा ब्लेड बनो। तत्व, मृत्यु, सद्भाव, शिखर, सीलबंद, मध्य। महम, मंत्र भी मृत्यु पर मेरे तात्विक प्रभुत्व से प्रभावित हैं। पहला मंत्र नेक्रोमेंसर से आया था जिसे उसने विंडो में हराया था, जबकि उसने अकादमी में पहले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के लिए दूसरा सीखा था। शीर्ष सद्भाव, लेकिन ये सीलबंद है। मंत्रों को सीखना मंत्रों से अधिक कठिन था। मंत्र की शक्ति का निर्धारण 2 कारकों द्वारा किया जाता था। मंत्र में कितनी दिव्य ऊर्जा डाली गई और किसी निश्चित तत्व के साथ उसका कितना सामंजस्य था। सद्भाव को बढ़ाया या प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था, ये जन्म से ही स्थिर रहा। चूंकि नियो हेड्स महान मृत्यु के देवता का पुत्र था, इसलिए मृत्यु तत्व के साथ उसका सामंजस्य चरम पर था। सद्भाव के 5 स्तर हैं, निम्नतम, निम्न, मध्य, उच्च और शिखर। मैं अब दोनों मंत्रों में मध्य सद्भाव में हूँ। फिर से नियो को एहसास हुआ कि नई स्थिति स्क्रीन कितनी उपयोगी थी। रक्तरेखा विशेषता, मृत्यु का सम्राट, मृत्यु, अमर, अनंत। चूंकि नियो को अपने अन्य अद्वितीय कौशलों का विवरण पता था, इसलिए उसने केवल अनंत की जांच की। अनंत, ग्रेड 5, पौराणिक, प्रगति 30%, प्रभाव, अजेय बने और स्थिति संबंधी बीमारियों के प्रति प्रतिरोध प्राप्त करें, जोड़ 10%। 10% प्रतिरोध। नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। कुछ महीने पहले ही उसने अनंत के बारे में कुछ नोटिस किया था। स्टेटस बीमारी में वह सब कुछ शामिल था जो उसे चोट पहुंचाता था। सिर्फ जहर, मानसिक भ्रष्टाचार और डिबफ ही नहीं, इसमें शारीरिक हमले, मंत्र और जादू भी शामिल थे। मैंने गंभीरता से एक अतिशक्तिशाली विशेषता चुनी है। बेशक उसका एक हिस्सा अभी भी सोच रहा था कि क्या उसे ट्रांसेंडेंस विशेषता चुननी चाहिए थी, लेकिन वह जो था उससे संतुष्ट था। माइंड इन्विजन, ग्रेड 5, जागृत, प्रगति 60%, प्रभाव, आपको अपने लक्ष्यों के दिमाग में प्रवेश करने, उनकी यादों को देखने और उनके आंतरिक स्व से बातचीत करने की अनुमति देता है। जब नियो अपनी स्टेटस स्क्रीन से गुजर रहा था तो केन ने उसे आवाज लगाई। नियो, विसंगति #79 हमारे शहर में पहुंचने वाली है। अगर तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो तो क्या मुझे इससे निपटना चाहिए? उसके शब्दों ने नियो को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। नियो ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, मैं इससे निपट लूंगा। आसमान में काले बादल गरजने लगे। नियो के मृत्यु तत्व से भरी दिव्य ऊर्जा आसपास के वातावरण में फैल गई। जल्द ही बादलों के बीच से लाल बिजली चमकने लगी और विशाल तलवारें नीचे उतर आईं। केन ने एक तेज सांस ली। महीनों तक देखने के बाद भी इस दृश्य ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मृत्यु तत्व की तलवारें जमीन पर गिरीं और फट गईं। धरती हिंसक रूप से कांप उठी और एक गगनभेदी गर्जना पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। धूल और टूटे हुए पत्थर हवा में उछले। क्षेत्र में चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी छा गई। जब रोशनी गायब हो गई तो मूर्ति के राक्षसों का केवल 1/3 हिस्सा ही बचा था। नियो का चेहरा सख्त हो गया और केन की भौहें सिकुड़ गईं। 6 महीने बाद मूर्ति राक्षस मजबूत हो गए थे, ये सच है।
हालांकि नियो को अपने हमले से उन्हें खत्म करने में सक्षम होना चाहिए था। मेरे घटते हुए तत्व कौशल का असर मेरे हमलों पर पड़ने लगा है। समस्या तब हल हो जाएगी जब नियो अपना कॉन्सेप्ट पूरा कर लेगा। तब तक वह अपने डेथ एलिमेंट के कम प्रदर्शन के साथ अटका हुआ था। नियो, केन ने धीमी आवाज में कहा, क्या मुझे उन राक्षसों से निपटना चाहिए? मैंने तुमसे कहा था। ये ठीक है। छायाएं फैल गईं और उनके भीतर छिपा अंधेरा खिल गया। अंधेरा दूर दूर तक फैल गया, एक विशाल मुंह में बदल गया और उसने शेष मूर्ति राक्षसों को निगल लिया। जोड़ 4 विशन। नियो ने चबाया, उसके मुंह में साइट्रिक स्वाद महसूस हुआ। आज उनका स्वाद अचार जैसा है। सब कुछ खत्म होने के बाद नियो ने अपने हमलों से हुए विनाश को देखा। चूंकि उसकी महारत कम हो गई थी, इसलिए वह केवल राक्षसों को प्रभावित करने के लिए मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ इमारतें चूर चूर हो गई थीं। विनाशपूर्ण था। इमारतें दांतेदार मलबे में तब्दील हो गई थीं। उनकी ऊंची ऊंची आकृतियां धूल और मुड़ी हुई धातु के अस्पष्ट टीलों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। कंक्रीट की दीवारें टूटी हुई और बिखरी हुई थीं और खिड़कियां चमकते हुए टुकड़ों में बिखरी हुई थीं। हवा घुटन भरी धूल से भरी हुई थी। नियो ने अपनी उंगलियां चटकाईं और मलबे पर लटकी लाल बिजली उसकी ओर दौड़ी। उसने इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। मृत्यु तत्वों को वापस दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सका। हालांकि वह अपने भीतर मृत्यु तत्वों को संग्रहित कर सकता था। ये टैंक के अंदर पेट्रोल संग्रहित करने के समान था। वर्तमान में अत्यधिक संपीड़ित मृत्यु तत्वों से बने 3 लाल छल्ले नियो के दिल को घेरे हुए थे। पिछले 6 महीनों से उसने युद्ध समाप्त होने के बाद इस्तेमाल किए गए सभी मृत्यु तत्वों को अवशोषित कर लिया था। उसे ऐसा करने की जरूरत थी क्योंकि उसके पास शैडो वर्ल्ड के अंदर दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। सब कुछ अवशोषित करने के बाद वह दीवार से नीचे कूद गया और शहर के बाहर उतरा। केन भ्रमित होकर पीछे पीछे चला गया। हम कहाँ जा रहे हैं? बस मेरे साथ आओ। कुछ मिनट बाद नियो और केन एक खाली जगह पर खड़े थे। आप पिछले महीनों से प्रशिक्षण ले रहे हैं, नियो ने अचानक केन को चौंकाते हुए कहा। हाँ, आपको लगता है कि आप कितने मजबूत हो गए हैं? काफी मजबूत, मुझे लगता है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? चलो लड़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी विशेषता कैसे काम करती है और यह आपको प्रशिक्षण में भी मदद करेगी। केन का मुस्कुराता हुआ चेहरा सख्त हो गया। वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे एक तरफा हार पसंद नहीं है। नियो ने अपनी आंखें घुमाईं। ड्रामा क्वीन बनना बंद करो। तुम पहले से ही मेरे स्तर के करीब हो। मुझे यकीन है कि तुम भी यह जानते हो। नियो ने यह विचार जोर से नहीं कहा। कोई व्यक्ति जो सिर्फ 6 महीने पहले ही जागा था, लगभग उसके जितना ही मजबूत था। मजेदार बात यह है कि केन की प्रतिभा को जानकर नियो उत्साहित हो गया। इससे नियो को आगे निकलने का लक्ष्य मिल गया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पीछे छोड़ना। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा लगेगा। वह मुस्कुराया। जिस दिन से उसने सबसे मजबूत बनने का फैसला किया, नियो उन प्रतिभाशाली लोगों से लड़ने के लिए तैयार था जिन्हें सदी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। वे उसके रास्ते में एक दीवार थे जिसे नियो ने जीतने का दृढ़ निश्चय किया था। केन के चिंतित भाव को देखते हुए नियो ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह जैक जितना ही प्रतिभाशाली है। शायद थोड़ा कम, लेकिन उसके स्तर के करीब। नियो की ओर से यह एक बड़ी प्रशंसा थी। जैक, जब वह अकादमी में दाखिल हुआ तो काफी कमजोर था, फिर भी वह अब शीर्ष 25 में शामिल छात्रों जितना ही मजबूत था। एक नेक्रोमेंसर दूसरों की मौत और निराशा पर पनपता है। जैक बिना किसी ऐसी चीज के इतना मजबूत हो सकता था जो उसे नेक्रोमेंसर के रूप में विकसित होने में मदद कर सके। अगर जैक के पास मेरी तरह अंडरवर्ल्ड तक पहुंच होती तो उसके पास मॉरिगन को पीछे छोड़ने का मौका होता। शैडो वर्ल्ड जैक के लिए एक अवसर था। वह राक्षसों से लड़ सकता था और सर्वनाश में अपराधियों को मार सकता था, बिना किसी की आलोचना के। मृत्यु और नरसंहार उसे मृत्यु और अंधकार तत्व की महारत बढ़ाने में मदद करेंगे। मुझे बस उम्मीद है कि वह अंधकार से अभिभूत न हो जाए। प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन इच्छाशक्ति के बिना अंधकार तत्व को प्रशिक्षित करना असंभव था। चलो अभी शुरू करो। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। केन ने नियो के आग्रह पर अपनी तलवार निकाली। आज पहली बार वे लड़ने जा रहे थे। वह डरा हुआ और उत्साहित था। नियो, मुझे पता है कि यह बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन केन ने घुटन महसूस की। अपनी हिफाजत कम मत करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। समझ गया। केन ने तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई। 7वां रुख। केन ने गहरी सांस ली और सांस छोड़ी। टेनरेजन। उसकी तलवार नीचे की ओर चमकी, जो सीधे नियो के कंधे पर जा लगी। ... रियो डी जेनेरो, ब्राजील, मेमोरी शैडो वर्ल्ड। डायोस किंग्सले ज़ियुस समुद्र तट पर सुस्ती से बैठा था। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थीं। संपर्क होने में कितना समय है? हमारे अनुमान के अनुसार 2 सप्ताह, उसके पीछे खड़े आदमी ने उत्तर दिया। ज़ियुस ने सिर हिलाया।
उसके होंठ खुले और वह बोला, वह बहुत बदकिस्मत है, जहाज का इस्तेमाल करके अपने देश से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच समुद्र में ही जाग गया। वास्तव में उस आदमी की खूबी ने उसे बहुत बड़ा बना दिया। इसने उसकी जान बचाई और उसे समुद्र में चलने लायक बनाया, लेकिन मानव मस्तिष्क इतने बड़े इंसानों के शरीर को संभालने के लिए नहीं बना है। आदमी ने आह भरी, कुछ हफ्तों में जायंट रियो पहुंच जाएगा। ज़ीउस उससे मिलने आया था, या ज़ीउस का आधिकारिक कारण यही था। लेकिन आदमी जानता था कि ज़ीउस यहाँ रियो में टाइटन के इलाके में क्यों था। तभी आदमी का डिवाइस बज उठा। उसने उसे खोला और संदेश पढ़ा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह क्या है? ज़ीउस ने पूछा। यह अपोलो का संदेश है। वह एथेना और निक्स के साथ एक मिशन पर जा रहा है। महम, ज़ीउस ने सिर हिलाया। वे कहाँ जा रहे हैं? अल्जीरिया। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ तय समय पर हो तो हम उनसे मिल सकते हैं। ज़ीउस ने अपने होठों को सिकोड़ा और सहज दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। अपोलो जिस आदमी की तलाश कर रहा था, उसका क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसने कहा था कि जिस आदमी को उसने अपने सपनों में देखा था, वह माना के बच्चे का पता लगाने के लिए ज़रूरी था। आह, नियो हारग्रेव्स। अरेस ने उसके लिए खोज मिशन स्थगित कर दिया है। जाहिर है, नियो हारग्रेव्स नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। गया ने कहा कि वह नियो हारग्रेव्स नाम के किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं खोज पाए। मैं समझ गया। वह चुप हो गया। उसकी नज़र क्षितिज पर लौट आई। उसकी बहन के पति कमीने एड्स हारग्रेव्स के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हम फिर मिलेंगे, डियोस। आमतौर पर ज़ीउस को लगता होगा कि एडिस उसकी मौत के दरवाजे पर बकवास कर रहा है, लेकिन सर्वनाश ने चीज़ों को मुश्किल बना दिया। एडिस वापस आएगा। ज़ीउस को इस बात का यकीन था। मुझे लगा कि नियो हारग्रेव्स एडिस से संबंधित है क्योंकि उनका उपनाम एक ही था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। सिर्फ एक ही उपनाम होने से वे संबंधित नहीं हो जाते। ज़ीउस तिनके का सहारा ले रहा था, लेकिन गया द्वारा नियो हारग्रेव्स के अस्तित्व की पुष्टि के साथ तिनका गायब हो गया। आरज़ू, अल्जीरिया, मेमोरी शैडो वर्ल्ड। मुझे माफ़ करें, केन ने नियो के बिस्तर के पास खड़े होकर कहा। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसने कांपते हाथों से अपने कपड़ों के किनारे को पकड़ लिया। वहाँ ऐसे मत खड़े रहो, बूढ़े आदमी। यह अजीब लग रहा है। नियो मुस्कुराया। इससे केन का चेहरा और भी खराब हो गया। उसने नियो के कंधे पर लगे स्टंप को घूरा। उसका हाथ गायब था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। केन ने उसे काट दिया था। उसने अपना सबसे मजबूत हमला किया, यह मानते हुए कि नियो आसानी से ब्लॉक या चकमा दे सकता है। इसके बजाय नियो बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसने अपने नंगे शरीर से हमले का सामना किया। क्यों? केन जानना चाहता था। तुमने चकमा क्यों नहीं दिया? नियो को पता था कि वह क्या सोच रहा था। आखिरकार मुझे पता चल गया कि उसका गुण कैसे काम करता है, नियो ने सोचा। हाथ खोना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब वह खुद को पुनर्जीवित करता तो वह इसे आसानी से फिर से उगा सकता था। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसका गुण इतना सरल था। मुझे लगता था कि यह कुछ बहुत शक्तिशाली है। मैं इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता था। नियो ने चकमा नहीं दिया क्योंकि वह केन के हमले का विश्लेषण करने में बहुत व्यस्त था। वह पिछले कुछ महीनों से यही कर रहा था और आज वह आखिरकार इसे समझ पाया जब उसने अपने नंगे शरीर से हमले को झेला। मंत्र, वह मंत्र का उपयोग कर रहा है। इस एहसास ने नियो को चांद पर भेज दिया। वह केन की तलवार तकनीक सीख सकता था। अब तक उसे लगता था कि यह उसका गुण है, लेकिन ये पता चला कि केन अनजाने में मंत्र का उपयोग कर रहा था। लेखक का नोट, मैंने देखा है कि ऑटो करेक्ट मंत्रों की रैंक को आतंक में बदल रहा है। भ्रम से बचने के लिए मैं इसे यहाँ बता दूंगा। मंत्र की सर्वोच्च रैंक कंपन है। कोई आतंक रैंक नहीं है। यह एक टाइपो है। नियो, केन के नाखून उसकी हथेली में धंस गए जिससे खून बहने लगा। अपराध बोध ने उस पर भारी बोझ डाला। नियो ने अपनी जीभ चटकाए। ठीक है, ये कैसा रहेगा? अगर तुम्हें अपराध बोध हो रहा है तो मुझे अपनी तलवार की तकनीक सिखाओ। हाँ, लेकिन यह मेरा गुण है। तुम गलत हो। तुम्हारा गुण तुम्हें अपने इरादे को शुद्ध दिव्य ऊर्जा में डालने की अनुमति देता है। तकनीकें तुम्हारी अपनी हैं। अगर मैं अपने इरादे को दिव्य ऊर्जा में डालने की तकनीक सीख सकता हूँ तो मैं तुम्हारी तकनीकों का भी उपयोग कर सकता हूँ। बेशक ये कहना आसान था, करना मुश्किल। इरादे को दिव्य ऊर्जा में डालना आभा ब्लेड के बाद आभा हमलों का अगला रूप था। नियो जानता था कि यह आसान नहीं होने वाला था। आखिरकार तत्वों की अवधारणा का निर्माण किसी के इरादे को उनके कोर में मिलाकर किया जाता है। किसी भी तत्व में विशेषज्ञ महारत हासिल करने के लिए यह आवश्यक था। अब उसे कुछ ऐसा ही करना था, अपने इरादे को शुद्ध दिव्य ऊर्जा में मिलाना। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन कैसे? केन ने पूछा। यह मंत्रों के समान है, नियो ने उत्तर दिया। क्या आप जानते हैं कि मंत्र कैसे काम करते हैं? केन ने अपना सिर हिलाया। यह अपेक्षित था।
अभी मंत्र केवल एक उभरती हुई तकनीक थी। उन्हें दशकों पहले बनाया गया था, लेकिन उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। मंत्र, सीधे शब्दों में कहें तो, तत्वों से हमारी मदद करने के लिए कहना है। तत्व जीवित हैं। केन ने भौहें सिकोड़ी। शायद वे हैं, शायद नहीं। नियो ने अपना सिर घुमाया और छत की ओर देखा। क्या रोबोट जीवित हैं? नहीं। केन को समझ में नहीं आया कि नियो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने सुना। नियो की क्षमताओं को हर कोई जानता था। वह न केवल मजबूत था, बल्कि वह होशियार भी था। केन को अभी भी यह बेतुका लगा कि नियो जैसा बच्चा बिना पसीना बहाए शहर के प्रशासन को अकेले संभाल सकता है। अगर वह मुझे ये समझा रहा है तो यह महत्वपूर्ण होना चाहिए, केन ने सोचा। तो आपके अनुसार रोबोट जीवित नहीं हैं? मनुष्य के बारे में क्या? वे जीवित हैं। आप ये कैसे बता सकते हैं? ठीक है, हम खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं। एक रोबोट को ऐसा करने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो की बातें सुनकर केन चुप हो गया। तत्व समान हैं, वे जीवित हैं, लेकिन एक ही समय में नहीं। नियो ने समझाना जारी रखा। जब हम मंत्रों का उपयोग करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से कह रहे होते हैं, प्रिय एलिमेंटल, मुझे ये करने के लिए आपकी आवश्यकता है। कृपया मेरी बात सुनें और मेरी मदद करें। बेशक, इसके पीछे और भी बारीकियां थीं। एलिमेंटल से संवाद करने के लिए किसी को अपने शब्दों में अपना इरादा डालना पड़ता था। आखिरकार, एलिमेंटल मानव भाषा को नहीं समझते थे। मैं समझ गया। नियो को समझ नहीं आया कि केन के चकित भाव पर हंसे या रोए। मुझे यकीन है कि आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि आप अपनी तकनीकों के नाम पुकार रहे थे क्योंकि वे मंत्र हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। केन के भाव सख्त हो गए और उसने दूसरी ओर देखा। मैं इसके बारे में उत्सुक था। चूंकि आपको नहीं पता था कि आप मंत्रों का उपयोग कर रहे थे, तो आपने अपने हमलों के नाम क्यों पुकारे? महम, मैं इसे सुन नहीं पाया। नियो ने बेशक ये सुना था। वह सिर्फ केन को चिढ़ाना चाहता था और माहौल को हल्का करना चाहता था। मैं एनीमे का प्रशंसक हूँ। तकनीक के नाम पुकारना स्वाभाविक लगा। दरवाजे के दूसरी तरफ से दबी हुई हंसी की आवाज़ आई। नियो और केन कमरे के प्रवेश द्वार पर घूर रहे थे। उन्हें बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन शोर से यह स्पष्ट हो गया कि कोई वहां था। छिपना बंद करो, नियो ने कहा। कोई हलचल नहीं हुई। मैं समझ गया। शायद तुम चाहते हो कि मैं रात को तुम्हारे सपनों में आऊं क्योंकि तुम ये कर रहे हो। नहीं, ऐसा दोबारा मत करना। दरवाज़ा जोर से खुला और 3 लोग लगभग अंदर गिर गए। कैलिस्टा, झूठ पकड़ने वाली विशेषता वाली महिला। एलेक्जेंडर, शहर की रक्षा टीम का नेता। एडमंड, शहर का पुलिस प्रमुख और वह व्यक्ति जो पहले उनकी उपस्थिति को मिटाने के लिए जिम्मेदार था। तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे, है ना? कैलिस्टा ने नियो का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसकी आंखें आंसू के कगार पर थीं। केन सामान्य रूप से हंसता, लेकिन उसका चेहरा भी शर्म से जल रहा था। एलेक्जेंडर और एडमंड ने उसे घूरते हुए अपनी मुस्कुराहट छिपाने का कोई इरादा नहीं किया। एलेक्जेंडर के आत्मसंतुष्ट भाव को देखकर केन के दिल में एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। नहीं, कृपया नहीं, केन ने कहा। ये ठीक है। एलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए उसे अंगूठा दिखाया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कल तक सभी को इस बारे में पता चल जाए, खासकर आपके फैन क्लब को। केन का चेहरा देखने लायक हो गया। जब नियो ने उनकी हरकतों को देखा तो वह मुस्कुराया। हालांकि उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी सूजी हुई आंखें और आंसू से सने चेहरे देख सकता था। जब नियो खून से लथपथ आया और उसका हाथ गायब था, तो वे बहुत चिंतित थे। एडमंड ने केन के सिर में लगभग गोली मार दी थी। नियो के जबरदस्ती हस्तक्षेप करने के बाद ही वे रुके। कुछ मिनटों के बाद कमरे का माहौल सामान्य हो गया। चारों ने मजाक किया और बातें की। नियो बहुत परेशान था क्योंकि वे उसके साथ मृत्युशैया पर पड़े एक बूढ़े व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे। तभी लिलियाना दरवाजे पर आए और उसने दस्तक दी। अंदर आ जाओ, नियो ने कहा। जब एलेक्जेंडर ने अपनी बहन को देखा तो वह भौंचक्का रह गया। वह नियो के सामने कभी नहीं आई, बहुत शर्मीली, जब तक कि कोई गंभीर बात न हो। अवेकनर एसोसिएशन से एक पत्र आया है, लिलियाना ने कहा। उसने पत्र कैलिस्टा को दिया, जिसने उसे फाड़कर पढ़ा। कैलिस्टा का चेहरा विकृत हो गया। यह क्या है? नियो ने पूछा, हालांकि उसे अंदाजा था। उन्हें 6 महीने लग गए। वे काफ़ी देर से आए। अवेकनर एसोसिएशन आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने आपके कारनामों के बारे में सुना है और आपको बधाई देने के लिए मिथक भेज रहे हैं। मैं समझ गया। कैलिस्टा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, आपकी यात्रा MVLEP पर जारी है वयार। जागृतिकर्ता अपोलो, एथेना और निक्स कुछ ही दिनों में हमारे शहर पहुंच जाएंगे। नियो ने सिर हिलाया। जबकि बाहरी तौर पर वह शांत था, उसके विचार तेज गति से घूम रहे थे। एथेना, विसंगति #33 की याद ने मुझे दिखाया कि उपन्यास सन ऑफ जियोस, द लाइटनिंग थीफ, उसके द्वारा लिखा गया था।
वह उस उपन्यास की लेखिका है जिसने मुझे भविष्य के बारे में सारी जानकारी दी। खूनी कमीने, कैलिस्टा की आवाज़ ने नियो को उसके विचारों से बाहर निकाला। जब हम पीड़ित थे तब उन्होंने हमारी मदद नहीं की और अब वे आ गए हैं मेयर के साथ संबंध बनाने के लिए क्योंकि वह मजबूत है। वह जानती थी, हर कोई जानता था, विसंगति #33 उनकी मदद कर रही थी। लेकिन ये बात जागृतिकर्ता संघ के लिए सच नहीं थी। उनकी नज़र में राक्षस के शासन के तहत आरजू के नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर भी उन्होंने कभी मदद नहीं की और शहर को अपने हाल पर छोड़ दिया। केन, अलेक्जेंडर, एडमंड और हमेशा सकारात्मक रहने वाली लिलियाना ने भी यही महसूस किया। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। पत्र आने के बाद दिन बिना किसी घटना के बीत गया। रात में मूर्ति राक्षसों ने फिर से हमला किया। नियो उनसे निपटना चाहता था, लेकिन केन और अन्य लोग ऐसा नहीं चाहते थे। अगर नियो को आराम करने के लिए मजबूर करना पड़े तो वे उसे बिस्तर से बांधने के लिए तैयार थे। अगली सुबह आई। नियो नाश्ता करने के बाद अपने घर से निकल गया। जब वह चहल पहल भरी सड़कों से गुजर रहा था तो हर मोड़ पर उसे गर्मजोशी से भरी मुस्कान और खुशमिजाज अभिवादन मिल रहे थे। दुकानदारों ने अपनी बेहतरीन मिठाइयाँ पेश की और परिवारों ने उसे गर्मजोशी से इशारा किया। नाश्ते के लिए उनके निमंत्रण कृतज्ञता और प्रशंसा से भरे हुए थे। मेयर, क्या आप ये टार्ट्स लेंगे? मेयर साहब, मैंने कुछ बनाया है। उनके हाव भाव ने नियो के दिल को खुश कर दिया। नियो को उनकी आंखों में चिंताएं दिख रही थीं क्योंकि वे उसके खोए हुए हाथ को देख रहे थे। वह अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में 13वीं स्ट्रीट एवेन्यू पर स्थित पुस्तकालय आया। उसने पुस्तकालय के आसपास के लोगों को घबराया हुआ देखा। पुस्तकालय के आसपास का वातावरण तनावपूर्ण था। आसपास के लोगों के बीच घबराहट भरी फुसफुसाहट और असहज नजरें थीं। पुस्तकालय का निर्माण विसंगति #33 की याद में नियो के आदेश पर किया गया था। कुछ नागरिकों ने पुस्तकालय के निर्माण का समर्थन किया था जबकि अन्य इसके खिलाफ थे। विसंगति #33 ने उनकी रक्षा की, ये सच है, लेकिन वर्षों तक किसी और के नियंत्रण में रहना अच्छी याद नहीं थी, भले ही यह उनकी मदद के लिए किया गया हो। हालांकि नागरिक पुस्तकालय के निर्माण का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन जब नियो ने व्यक्तिगत रूप से उनसे पुस्तकालय बनाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने ज़्यादा परेशानी नहीं पैदा की। हालांकि वे जिद्दी थे, लेकिन वे उसके प्रति ऋणी महसूस करते थे और इस तरह सहमत हो गए। शहर का एक छोटा सा दौरा करने के बाद नियो मेयर के कार्यालय भवन में दाखिल हुआ। कैलिस्टा ने तुरंत उसका स्वागत किया, जो अपने दाहिने पैर से फर्श पर टैप कर रही थी। उसकी नज़र उस पर थी। लिलियाना कैलिस्टा के पीछे खड़ी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वह नियो की आंखों से नज़र मिलाने में बहुत शर्मीली थी, लेकिन फिर भी नियो को कार्यालय में प्रवेश करने से रोकना चाहती थी। तुम यहाँ क्यों हो? कैलिस्टा बोली। क्योंकि यह मेरा कार्यालय है। मैं समझ गई। कैलिस्टा मुस्कुराई। गार्ड, कृपया सर मेयर को बाहर ले जाएं। उन्हें 1 महीने के लिए काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। गार्ड उसके आदेश पर आए। उन्होंने नियो को क्षमाप्रार्थी भाव से देखा। कम से कम मुझे तो बताओ कि मुझे बाहर क्यों निकाला जा रहा है। अपनी बाँह को देखो। लेकिन यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है। कैलिस्टा ने उस पर झपट्टा मारा। तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते कि तुम हर रात चुपके से ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हो। यही कारण है कि तुम। नियो ने सिर हिलाया और सिर हिलाया और सिर हिलाया और आधे घंटे तक व्याख्यान सुनता रहा। उसे सवाल पूछने का पछतावा हुआ। मेयर के कार्यालय की इमारत से बाहर निकलते हुए उसने आह भरी। वे मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। शारीरिक रूप से नियो एक किशोर की तरह लग रहा था। उसने उन्हें यह बताने की कोशिश की थी कि वह दिखने में जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, और उन्होंने तब सिर हिलाया था। लेकिन आज कैलिस्टा की प्रतिक्रिया को देखकर यह स्पष्ट था कि उन्हें लगा कि वह अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल रहा है। नियो मुस्कुराया। वह समझ सकता था कि कैलिस्टा उसकी ओर से नाराज थी। यह कोई बुरी भावना नहीं थी। जब वह अपने अवकाश पर शहर का दौरा कर रहा था तो 3 शक्तिशाली उपस्थितियां उसके होश में आईं। वे यहाँ हैं। नियो ने कॉफ़ी को टिप दिया और शहर के द्वार की ओर चलते हुए चला गया। उसने महसूस किया कि केन और अलेक्जेंडर प्रवेश द्वार पर अपोलो और अन्य लोगों से मिल रहे हैं।